1 मिनट लगा और रणबीर कपूर भाग गया, 1 मिनट हुआ उसने दूसरी भाभी पटा ली, ये हो गया। तो हर किसी को लगता है मेरे पास ऑप्शन है। सनी लियोनी, मिया खलीफा जैसे बहुत से लोग हैं जिनको आप ये बोलना चाहो कि हद है, मैं तो उनको नहीं देखता, उनके नाम कैसे पता है आपको? तो अगर कोई कहता है मुझे ऑर्गेज़म नहीं आया है तो चल के नहीं आएगा, आपके अंदर से आना चाहिए। तो आपको पहले तो सेक्स एंजॉय करने के फेज में आना पड़ेगा। एक कॉमन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्या हैं जो नॉर्मली लगभग हर दूसरे तीसरे कपल को फील होती होगी? तो लड़के बहुत कॉमनली ये बात बोलते हैं, तेरा भाई सेक्स करके आया है ना, प्राउडली है ना, तेरे भाई की 2 गर्लफ्रेंड्स हैं। आपको पता है महिलाओं में ये एक बहुत आई ओपनिंग स्टेटमेंट है कि अगर पुरुषों से प्रॉपर्टी के पेपर पे भी कागज पे साइन कराना है तो सेक्स करने के बाद करा लो। सोच ही रही हूँ मुझे शुगर क्यों हो गई, मैं तो सोच ही रही हूँ मुझे टांगों में दर्द क्यों है, क्योंकि आप जो भी सोचते हो आपकी बॉडी उससे अब्जॉर्ब करती है, है ना, और वो मेडिकल प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो जाता है। 12 साल से लोग यही पूछ रहे हैं कि टाइम कैसे बढ़ाना है, टाइम कैसे बढ़ाना है। काश मैं कोई गोली आपके हाथ में थमा सकती कि ये ले लो और टाइम बढ़ा लो। कहीं लगता है कि आजकल का जो प्यार है वो सिर्फ एक सेक्सुअल नीड बन के रह गया। यूनिवर्स को हमेशा अच्छी चीज़ें बोलो, जैसे मेरा रिश्ता इस दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता है, मैं इस रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ स्थिरता से, पॉजिटिवली, चाहे अंदर से नहीं भी आ रहा। तो जिस तरीके से एक फिजिकल चीटिंग होती है कि आपने किसी के साथ सेक्स किया, फिजिकल चीटिंग, क्या इमोशनल चीटिंग भी होती है? आपकी और मेरी बेड लाइफ पे कोई बात है, ठीक है, और आपने ये जाके अगर अपने बेस्ट फ्रेंड या भाई को बता दी, वो भी इमोशनल चीटिंग है। बॉडी काउंट भी बड़े स्टाइल से बताते हैं। हाँ, मेरा बॉडी काउंट ये है, मेरी शादी से पहले इतने रिलेशनशिप्स रहे हैं। पहले तो इस बारे में भी बातें हुआ करती थी कि शादी से पहले आपका कोई रिलेशनशिप तो नहीं था, बंदा डर के पूछता था। आजकल तो बोलते कितने थे बता दे मैं छोड़ दूँ। इमोशनल जो नीड है वो पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, या लोगों को प्रॉपरली टाइम पे सेक्स नहीं मिल रहा उसकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं? हर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की शुरुआत एक्स्ट्रा मैरिटल के दम पे नहीं होती। लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं, तो क्या ये जो यंगस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं मेंटली खोखला कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि जो उन फिल्म्स में दिखाया जाता है दैट इज 90% अनरियल। सेक्स करने के बाद में हस्बैंड मुंडी घुमा के सो जाता है, हाँ, जबकि लेडीज बात करना चाहती हैं। हाँ, ठीक है, हस्बैंड कह रहा है कि मुझे नींद आ रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सा एज ग्रुप है जहाँ से बच्चों को सेक्स एजुकेशन देनी शुरू करनी चाहिए? अगर कोई पत्नी ये बोल दे कि मुझे ऐसा सेक्स चाहिए, तो पुरुष क्या सोच रहा है कि मैं नहीं दे पा रहा। अच्छा, और क्या सोच रहा है? चल मैं नहीं दे पा जो रहा। नॉर्मली जो लोगों का एक बहुत ही वाहियात कंटेंट है कि ये तो चालू टाइप की है। एग्जैक्टली। और कोई कहता है कि फ्रेंच किस होता है, ये किस होता है, मतलब कौन से कैसे कैसे किस होते हैं, और सबसे बेस्ट किस अगर होता है तो कौन सा होता है? कि होते नहीं सभी फैसले सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के, ये फेसबुक और व्हाट्सएप पर प्यार करने वाले क्या जाने कि कितनों ने कलेजे रखे थे खत में निकाल के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर चौधरी और आप देख रहे हैं ओपन हार्ट पॉडकास्ट। आज का ये एपिसोड उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी न कभी किसी न किसी से प्यार किया है, या कभी न कभी किसी से धोखा खाया है, या अपने रिश्तों को लेकर किसी बात का कन्फ्यूज़न रहता है कि वो सही है या गलत है। जी हाँ, या उनका रिश्ता उस मोड़ पर पहुंच चुका है जिसे लोग डाइवोर्स का नाम देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं लव, रिलेशनशिप और सेक्स लाइफ की उन बातों के बारे में जिन्हें लोग अक्सर अपनी जुबान पर लाने से डरते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नेहा मेहता, जो कि एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं और रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और आपसे मिलकर और अच्छी हो गई हूँ। इस पॉडकास्ट के थ्रू आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड आई होप कि मेरी इनपुट्स जितने लोगों तक पहुँचेगी हम उनकी लाइफ में किसी भी प्रकार का चेंज ला पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो जैसे हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है तो हम ये कहते हैं कि ओपन हार्ट पॉडकास्ट का नाम है, तो क्या आप दिल खोल के बातें करेंगे? लेकिन जो आज हमारी मेहमान है वो हमेशा दिल खोल कर ही बातें करती हैं, तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट टुडे। यस। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी आंखें जो हैं वाकई में बेहद खूबसूरत है। थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं आज की पॉडकास्ट की। जी। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि लोगों को और थोड़ा आपके बारे में पर्सनली जाने कि हर इंसान के जहन में ये आता है कि मुझे अपनी किस लाइन में अपना करियर बनाना है। तो डॉक्टर नेहा मेहता ने इसी प्रोफेशन को क्यों चुना? कब आपके जहन में ये आया कि मुझे एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट बनना है?
मेरा जो बैकग्राउंड है वो साइकोलॉजी और मेडिकल स्टडीज़ है, तो मैंने अपनी बैचलर्स मेडिकल साइंसेज में की है। उसके बाद मुझे समझ में आने लगा कि मेडिसिन से ज़्यादा जो एरा बढ़ रहा है वो हीलिंग का है। लोग अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और उन्हें समझ में आता है कि हम नेचुरली चीज़ों को रिवर्स कैसे करें। तो जब हीलिंग में जाने लगा तो मुझे समझ में आया कि साइकेट्रिस्ट से बेटर मैं साइकोलॉजी को चूज़ करूँ। मैं उस एरा की बात कर रही हूँ 2008 या 9 की, जब डॉक्टर्स की तरफ रुझान काफ़ी बढ़ने लगा था। तब मुझे लगा नहीं, नेचुरली कुछ चाहिए, एक ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे सुन सके, और ऐसे लोगों की धीरे धीरे कमी होने लगी है। पहले हर घर में 4 लोग नहीं कमाते थे और एक जना अर्न करता था, तो वो 4 लोग उसके सपोर्ट में खड़े होते थे, राइट, है ना। तो अगर वो परेशान है या कुछ भी है तो वो सब उसको सपोर्ट करते थे और उसके अंदर फिर वो वैल्यू इंस्टिल करते थे कि वो बाहर जाए और मेहनत करे। जिस तरह की वेस्टर्न सोसाइटीज़ को हम अब अपना रहे हैं, तो घर के 3 हो सकते 4 मेंबर कमा रहे हो, राइट। तो वहाँ इमोशनल सपोर्ट वीक है। कोई किसी के पास जाता है तो बोलता है मैं खुद ही भरा पड़ा हूँ, तू अपना देख, है ना, मुझे मत बोलो, मुझे कल काम पे जाना है। तो एवरीबडी इज सो इंटैक्ट कि वो जो एक नींव है वो हिल गई थी। सुनने के लिए टाइम नहीं था, एक्सप्रेस करने से हम डरते थे क्योंकि हमें लगता था शायद मैं उसे बताऊंगा उसे भी टेंशन हो जाएगी, है ना, उसने भी देखना है, उसने ये मैनेज करना है। तो मुझे तब समझ में आने लगा कि सुनने वाले लोगों की कमी है। और ये मुझे सब समझ में आया जब जैसे हम डॉक्टरी करते हैं तो हमारी पोस्टिंग अलग अलग वार्ड में होती है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा वार्ड या कौन से पेशेंट ज़्यादा दिल को छूते हैं, तो उसके बाद हम अपनी सीनियर एसआर करते हैं या कुछ और करते हैं। तो वहाँ जब मैं गई तो मुझे समझ में आया कि ये वाली चीज़ मिसिंग है। डॉक्टर्स भी भाग रहे हैं, उनके लिए भी मुश्किल है हर किसी के साथ बैठना, तो जूनियर्स बैठते हैं या इंटर्न्स बैठते हैं। उसके बाद मैंने अपनी जो मास्टर्स है वो साइकोलॉजी में करी, फिर मैंने अपनी पीएचडी साइकोलॉजी में करी, और फिर एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो साइकोलॉजिस्ट को चाहिए, वो मैंने हिसार से ही पूरा फिनिश किया। फिर मैं हिसार के एक बहुत अच्छे डॉक्टर के पास बैठने लगी। मैं आज भी उनको वो करती हूँ हर चीज़ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं बैठी, स्पेशली इस छोटी जगह पे जहाँ पर लोगों के लिए अभी भी काउंसलिंग थेरेपी बहुत बड़ी चीज़ होती थी। और मेरे को बेनिफिट किया कोविड पीरियड और सुशांत सिंह के होते ही लोगों को समझ में आने लगा कि मानसिक स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज़ है और वो इम्पैक्ट करता है। धीरे धीरे आमिर खान जैसे बहुत बड़े एक्टर्स, दीपिका पादुकोण, सब ने बोलना शुरू किया और मानसिक स्वास्थ्य को वैल्यू मिलने लगी। मैं डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस ये सब डील करने लगी। जब मैंने कपल्स के साथ काम किया तो मुझे समझ में आया मे बी साइकोलॉजिस्ट और भी हैं दुनिया में, लेकिन कपल्स की बातें कोई नहीं कर रहा, सेक्सुअल लाइफ में कोई घुसना ही नहीं चाह रहा। फिर मैंने सोचा शायद इसके लिए कुछ कोर्सेज करने चाहिए। अब जो पढ़ लिया ठीक है, लेकिन उसके अंदर ये नहीं था। उसके लिए मैं हर जगह गई कि शायद कोई सेक्सुअल लाइफ पे, कोई इंटीमेट लाइफ पे कोर्स हो हमारी, जबकि कामसूत्रा हमने दिया है, ठीक है, आनंद रंग हमने दिया है, इतने बड़े बड़े सूत्रास हम लोग दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इंटीमेट या सेक्सुअल रिलेशनशिप या मैरिज रिलेशनशिप्स को लेकर बड़े डिप्लोमास, डिग्री तो भूल ही जाओ, छोटे कोर्सेज भी नहीं है। मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि जहाँ हम रहते हैं इंडिया में ख़ास तौर से, वहाँ पे सेक्स हर कोई करना चाहता है लेकिन खुलकर बोलना कोई नहीं चाहता। और जब हम समझते हैं कि हर परिवार की शुरुआत ही शादी से होती है, जब 2 लोग मिलते हैं तो शादी। अब इस शादी के लिए हमें सिर्फ शारीरिक रूप से तैयार किया जाता है। कैसे? अच्छे कपड़े ले लो, लहंगा ले लो, अच्छा ये कर लो, फला रिलेटिव आएगा उसको बुलाना है। ये हमें मानसिक और इमोशनल तौर से तैयार नहीं किया जाता कि आप जब आप पति बनोगे या पत्नी बनोगे तो क्या जिम्मेदार। हाँ, हमें सैक्रिफाइसेस की लिस्ट बचपन से दी जा रही है, तेरे को पोछा मराएंगे, तेरे को ये कराएंगे, तू ऐसे गुस्सा कर रही है, तेरी सास नहीं सुनेगी। हमें सैक्रिफाइसेस रेडी कराए जाते हैं, तेरी बीवी तू कमाएगा नहीं तो तेरे को बेटी नहीं मिलेगी, तेरे को बहू कौन देगा, जैसे बहुत सारे सैक्रिफाइसेस। बट हमें करना क्या है? अगर मेरी माँ और मेरी वाइफ दोनों ही लड़ने लगे तो मैं बैलेंस कैसे करूँगा? कल को अगर मेरे पास कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आता है, मुझे अपनी वाइफ का ये पैसे मुझे भी दे और माँ को भी दे, तो मैं कैसे बैलेंस करूँगा? ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें सिखानी चाहिए, हमें एग्जाम्पल्स लेने चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिस करती है। फिर होता क्या है कि देखो, मुझे उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, मेरी वाइफ मुझे बोल रही है तू मेरे लिए अवेलेबल नहीं है। अरे मुझे पता तो हो इसका मतलब क्या है, मेरी वोकैबुलरी में वो वर्ड तो हो, ठीक है। अब वो वाइफ तू मुझे वक्त नहीं देते, वो मैं यहीं तो बैठा हूँ,
सारा दिन छुट्टी करके यहीं तो बैठा हूँ, अब क्या वक्त देना है। उसे पता नहीं है कि उस वक्त की परिभाषा क्या है, बातें क्या करनी है, या फिर उस वक्त में वो चाह क्या रही है। जब वो ये बोल रही है कि प्रेगनेंसी में तुम मेरे साथ नहीं थे, उसका मतलब क्या है। अगर पति ये बोलता है कि मैं दिन रात बाहर निकलता हूँ, मुझे घर आके तो खुश नहीं दिख रही है, मैं परेशान होता हूँ, मैं मेहनत करके लाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है तेरे को वो समा नहीं रहा है, उसका क्या मतलब है। हमारी लड़ाइयाँ होती हैं, मैं तो मेरे साथ खड़ा रहा है, उसका मतलब क्या है। वो छोटी छोटी चीज़ें जो हर घर में बर्तनों की तरह बचती हैं, लेकिन उसकी वोकैबलरी शुरू से ही नहीं डेवलप करी गई। तो वो डेवलप कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे हर घर में 1 2 3 रिश्ते पनपते हैं। बिल्कुल। और वो शादी का बेस यहीं से शुरू होता है। आज हम बोलते हैं ना, किसी से भी बात करते हैं तो बोलते हैं कि यार मेरे पापा ना बड़े गुस्से में रहते थे, तो मम्मी हमेशा दब के रही हैं, या ऐसे वाले कि पापा नहीं थे तो मम्मी को मैंने सब कुछ करते हुए देखा है, या मम्मी ऑन एंड ऑफ थी तो मेरे पापा ने मेरे को सपोर्ट किया है। हमने उन्हीं रिश्तों से अपने आने वाले रिश्तों की एक्सपेक्टेशंस रखी हुई हैं। ठीक है। अगर वही रिश्ते हमारे एग्जाम्पल हो जाएं, या वो हमें सिखाने लगें, तो आपको नहीं लगता कि आने वाले रिश्तों में पेशेंस, लव, अफेक्शन बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, है ना। तो अब हमें क्या लगता है, हाय मेरी मदर ने बहुत स्ट्रगल किया, तो हम वुमेन को या तो ओवर रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं। देखा वहाँ से हुआ है ना, तो सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ चला गया। मैं वैसा पति नहीं बनना चाहता, चाहे मैं सही भी होऊंगा, लेकिन मैं झुकने लग जाऊंगा, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल्स वैसे देखे हुए हैं। तो हमारी साइकोलॉजी ऐसे घूमती है। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि कपल्स को ये बताने वाला कोई नहीं है। औरत परेशान होती है तो अपने मायके चली जाती है, पति परेशान होता है तो वो या तो अपने पेरेंट्स को बोलने से डरता है या दोस्तों में भागता है। राइट। ठीक है। वो मायके जाती है तो सिचुएशन और बढ़ खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि शायद वो बता रही है जो वो स्ट्रगल कर रही है, और अगर मैं माँ हूँ और तुम बाप हो, तो हम अपनी बेटी को रोता हुआ वैसे भी नहीं देख सकते। बिल्कुल। हम देखेंगे नहीं कि दूसरे साइड ऑफ स्टोरी क्या है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हमारी बेटी दुखी है ना, हमने सब दे के भेजा उसको, खुद को ख़त्म करके उसको दे दिया, फिर भी वो सर्वाइव नहीं कर रही। तो वो सिचुएशंस जब चाचे, मामे, फूफे, भैये, पंचायत पे चली जाती है, तो हर किसी का दिमाग आता है। वो प्रोफेशनल्स नहीं है, तो वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को बोलते हैं कि तुमने ये कहा था, हाँ ऐसे हो गया, फले की भी लव लाइफ नहीं चल रही थी, तूने ऐसा किया होगा। क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं है, वो अपने एक्सपीरियंसेस से बोलते हैं, मैंने भी अपनी सास को ऐसे नचाया था, तू भी ऐसे कर। तो वो अपना फॉर्मूला उसको दे देते हैं, वो फॉर्मूला वहाँ लगता तो नहीं, हर किसी की लाइफ अप्लाई नहीं होता। एग्जैक्टली। तो वहाँ से फिर सिचुएशंस खराब होनी शुरू होती हैं। और कहते हैं सिर्फ हस्बैंड वाइफ की लाइफ, वो धीरे धीरे बच्चों को, दोनों तरफ के परिवार को, बच्चा भी वैसे ही सीख रहा है, फिर सेक्स लाइफ, फिर अपनी आने वाली, और हार्मोन लेवल। आप और मैं ये भी समझते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो वो हमारे शरीर को दुख देता है ना। मैं बोलूँ मैं तो सोच ही रही हूँ मुझे शुगर क्यों हो गई, मैं तो सोच ही रही हूँ मुझे टांगों में दर्द क्यों है, क्योंकि आप जो भी सोचते हो आपकी बॉडी उसे एब्जॉर्ब करती है। राइट। है ना, और वो मेडिकल प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो जाता है। माइग्रेन्स क्यों हो रहे हैं, इसका कोई मेडिकल रीज़न नहीं है, आप बस का मेंटल हेल्थ बेटर नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं निकलना शुरू हो जाता है। तो क्या इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार सोशल मीडिया भी है आज की लाइफ में? बिल्कुल है, डेफिनेटली। सोशल मीडिया पे आजकल जिस हिसाब से एक दौर है फिल्मों का, एक दौर है OTTs का, जिस हिसाब से रिलेशनशिप ऐसे टूटते बंद होते हैं। हमने देखा है 1 मिनट लगा और रणबीर कपूर भाग गया, 1 मिनट हुआ उसने दूसरी भाभी पटा ली, ये हो गया। तो हर किसी को लगता है मेरे पास ऑप्शन है, राइट, है ना, उनको मिल सकता है तो मुझे मिल सकता है। अरे ऑप्शंस हैं, तू जा और आ जाएगी। पहले के ज़माने में निभाने पे पेशेंस इतना होते थे जोर लोगों में होता था। मैं ये नहीं बोल रही कि हम डोमेस्टिक वायलेंस को बढ़ावा दें या हम और चीज़ों को बढ़ावा दें, बट हर उस पल तक निभाने की कोशिश की जाती थी, क्योंकि हम अपनी आगे और पीछे की जनरेशन्स को हाथ में रख के चलते थे कि शायद मेरा स्टेप यहाँ परेशान करेगा। आज हम सोचते नहीं हैं, हमें लगता है मैं तो खुश रहूँ, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, बट उससे कहीं ना कहीं वो जो हमारा निभाने का एक पोटेंशियल है, एक इमोशनल रेजिलेंस है, वो वीक हो गया है। अब हम सुन नहीं सकते किसी की, बाहर की तो छोड़, हम एक दूसरे की नहीं सुन सकते। कहीं ना कहीं एक पर्सनल ईगो की वजह से होता है। बिल्कुल है, क्योंकि हमारी ईगो खोखली है। हमें ये नहीं समझ में आता कि रिश्ते में ईगो होती ही नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, अगर आप रिश्तों में ईगो रखते हो तो फिर आप वो रिश्ता नहीं निभा रहे हो, आप सिर्फ चला रहे हो। बिल्कुल ठीक बात है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो। आई वॉन्ट रिस्पेक्ट फ्रॉम यू। ठीक है, आप आए, आपने मुझे बोला मैम बैठिए, पानी लीजिए, चाय लीजिए, दैट इज रिस्पेक्ट। बट आप आए और आपने बोला नेहा बैठ जा,
दैट इज ईगो, बिकॉज यू आर नॉट लेटिंग मी बी कंफर्टेबल विद यू। राइट। फर्क है दोनों में। और रिश्तों में ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट समझना पड़ेगा। अगर नहीं बहू आके ये बोले कि भाई मेरे को ये करो, तो वो ईगो है। बट अगर वो बोले कि मैं सब करूँगी, सिर्फ इस चीज़ पे नहीं सुनूंगी, वो सेल्फ रिस्पेक्ट। तो जहाँ पे अब नेहा जी देखते हैं कि आपने भी देखा कि कोई भी इस टॉपिक पे खुल के बात नहीं करना चाहता, तो वहाँ पे जब आपने ये डिसीजन लिया कि अब मैं खुल के बात करूँगी, तो उस टाइम पे रिएक्शन जाहिर सी बात है कि सबसे पहले हस्बैंड होते हैं, तो उनका पहला रिएक्शन क्या आया था कि क्या कहा उन्होंने उस टाइम? मुझसे ना काफ़ी पॉडकास्ट में सवाल पूछे जाते रहे हैं कि जब मैं जोश टॉक्स गई या हमने टेड टॉक्स पे बात करी, बहुत सारे और यूनिवर्सिटीज़ में भी, कि कितना मुश्किल है एक महिला को सेक्सुअल क्रिएटर बनना या रिश्तों के बारे में बात करना, अपने आप में बहुत मुश्किल है। बट लकीली मेरे पास एक ऐसा परिवार था जिसे ये समझ में आता था कि मैं क्या काम कर रही हूँ। ऐसा नहीं था कि मैं रातों रात उठी और मैंने सेक्स के बारे में बात करनी शुरू कर दी। मैं शुरू से ही वही कर रही थी। राइट। मैं उस तरह के कपल्स को देख रही थी। मैं गांव-गांव जाके सेमिनार्स कर रही थी। मैं लोगों को बताने की कोशिश कर रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने वो मेहनत ग्राउंड लेवल पे करी हुई है। मैं हर गांव, पंचायत, मतलब मेरा एक सोशल मीडिया पे पेज होता था माय फिट ब्रेन करके, मैंने उसमें जहाँ जहाँ मैं जाती थी वहाँ की बात करती थी। मुझे समय लगा, लेकिन मैंने अपना बेस बनाया। फिर जब मैंने यूट्यूब पे बात करनी शुरू की, वो एक एरा जो डॉक्टर नेहा मेहता एरा आया, वो यूट्यूब से आया। तो मैंने जब बात करनी शुरू की, तो मेरा जो सबसे पहले वाला वीडियो लोगों को बहुत पसंद आया, वो ये था कि पति पत्नी आपस में बातें कैसे करें। ठीक है, क्या बातें करनी चाहिए। फिर हमने थोड़ा सा फोर प्ले के बारे में बात किया। फिर हमने सेक्स की नॉर्मल टाइमिंग क्या होनी चाहिए, पुरुषों को क्या समस्याएं आती हैं। ऐसा नहीं था कि कोई रातों रात चीज़ें चली। वो धीरे 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 लोगों को समझ में आने लगा कि ये वही भाषा में बात कर रही है जिसमें मैं अपने दोस्तों से करता हूँ। राइट। ये कोई ऐसी भाषा नहीं है कि मेरे को टेक्निकल डॉक्टर भाषा में नहीं बोल रही है। ये वही बोल रही है जो मेरे को मेरी भाषा में कनेक्ट करता है। और वहाँ से वो चीज़ चल पड़ी, वो भागा, लोगों तक पहुँचा, लोगों ने पूछना शुरू किया कि क्या है। और फिर लोगों ने मेरे परिवार को भी बोला ऐसा कुछ, कि मेरे हस्बैंड को बोला कि अब तेरी बीवी कमाने लगी है तो क्या कर रहा है, छोड़ दे। या तूने जानबूझ के अपनी वाइफ को ऐसा कंटेंट बोलने को बोला है कि तेरे को पैसे आए, टॉन्टिंग वे में चल रहा है। हाँ, ऐसे कि भाभी का तो बढ़िया है। या फिर मेरे पेरेंट्स को ये बोलना कि आपने इन लॉज को बोलना कि क्या बात है, हम तो नेहा का चैनल देख ही नहीं पाते, हमने तो अनसब्सक्राइब कर दिया, और ऐसा है। बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ से वहाँ से, जहाँ हमारा ऑफिस था उससे रिलेट आस पड़ोसी भी बोलने लगे। बट फ़र्क पड़ता ही नहीं है। क्यों? जब आपके पास एक एनर्जी, एक विजन होता है ना, फिर आपको ये सब चीज़ें दिखती नहीं है, बहुत छोटी हो जाती हैं। और जब आप आगे नहीं बढ़ते हो या आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो डेफिनेटली आपको ये लोग दिखते हैं। जब आपको दिख ही रहा था कि मेरा हाथ कोई और ही पकड़ रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था वो पकड़ के चलता जा रहा है, तो वो बस चला। अब वो फेज़ है कि यही लोग हमारे पास आके बोलते हैं कि हमें भी ये बात करनी है, हमें भी शुरू करना है, हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, आप हेल्प कर दीजिए। कंफर्टेबल होना शुरू हो गए। हाँ, लेकिन बात ये नहीं है कि मैंने बोला या किसी और ने बोला। बात यह है कि इस चीज़ को बोलने की आज भी ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक बात है। लोग इवन हो सकता है कि अपने रूम्स में बैठ के पोर्नोग्राफी देखते होंगे, ठीक है, सनी लियोनी को देखते होंगे, लेकिन जब वो समाज में आते हैं तो उसको 4 गालियां भी देते होंगे। हाँ, और फिर उन्हें पसंद भी करते हैं। सनी लियोनी, मियाँ खलीफा जैसे बहुत से लोग हैं जिनको आप ये बोलना चाहो कि हद है, मैं तो उनको नहीं देखता, उनके नाम कैसे पता है आपको? बिल्कुल, क्यों पता है? वैसे गानों को आप पसंद क्यों कर रहे हैं? नहीं करने चाहिए ना। उस तरह एक समय था क्राइम पेट्रोल बात कर रहा होता था कि उसने प्रॉपर्टी के लिए उसको मार दिया और ये कर दिया। आजकल हर क्राइम पेट्रोल के एपिसोड में सेक्सुअल एक्सटॉर्शन है, ये रेप्स हैं। आप क्यों देख रहे हो ये? अगर नहीं कहीं ना कहीं अगर वो सनी लियोनी उनके सामने आ जाए तो हो सकता है कि अपने बच्चों की फोटो भी उनके साथ करवाना चाहिए, मैम एक सेल्फी प्लीज। हाँ, इसलिए नहीं कि काम क्या है, बात ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि ये सब चीज़ें आपके आंख बंद करने से सोसाइटी से चली नहीं जाती। मैं नहीं देखना चाहती, आप मत देखो। ट्रम्प तो अभी भी खेल रहा है, मैं बोल रही हूँ मैं उसके बारे में सुनना नहीं चाहती, मत सुनो। चीज़ें अभी भी चल रही हैं, हम बात नहीं करना चाह रहे। और जब वो अपने घर पे अपने साथ होता है ना, फिर आप 360 डिग्री घूम जाते हो। मैं एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानती, मैं नहीं मानती जी, मैं नहीं मानती ये पंचकर्मा कोई काम करता है, मेरी थ्योरी है। बट क्या वो रियल में काम नहीं कर रहा है? क्या लोग उससे बाहर नहीं आ रहे हैं? दो चीज़ें तो चल ही रहे हैं, हम आंखें बंद करने से चीज़ें बंद नहीं हो जाती।
ठीक बात है। तो अभी जैसे प्यार की अगर बात करें तो एक जो 90s का 80s का जो दौर होता था, पहले आंखों से शुरू होता था, फिर कहीं ना कहीं नज़रें मिलती थी, फिर लव लेटर लिखा जाता था, पहुंचता था, वहां से रिप्लाई आता था, तो एक लॉन्ग टाइम लगता था और एक प्यार एक पाक होता था, है ना। आजकल सोशल मीडिया पे नंबर एक्सचेंज होते हैं और दूसरे दिन वो होटल में मिलते हैं, तो कहीं लगता है कि आजकल का जो प्यार है वो सिर्फ एक सेक्सुअल नीड बन के रह गया। बिल्कुल ऐसा है कि हमें आजकल सेक्सुअल नीड्स को पूरा करने की जल्दी है। ये कोई ऐसी चीज़ है जो हमें अपने ईगो पे हम ले जाते हैं। तो लड़के बहुत कॉमनली ये बात बोलते हैं, तेरा भाई सेक्स करके आया है ना, प्राउडली, है ना, तेरे भाई की 2 गर्लफ्रेंड्स हैं, है ना, एक स्टेटस सिंबल हो गया ना कि भाई ऐसे है ना, या मेरी तो इवन शादी के बाद भी मेरी तो बंदी है ना, या ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हम ऐसे कनेक्ट कर जाते हैं कि मेरे पास ऑप्शंस हैं, मेरे पास प्लेजर्स के ऑप्शंस हैं, या फिर ये सब चीज़ें क्विक टू लीव हैं, ठीक है, एकदम से छोड़ दी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम कर लेंगे। बॉडी काउंट भी बड़े स्टाइल से बताते हैं कि मेरा बॉडी काउंट ये है, मेरी शादी से पहले इतने रिलेशनशिप्स रहे हैं। पहले तो इस बारे में भी बातें हुआ करती थी कि शादी से पहले आपका कोई रिलेशनशिप तो नहीं था, बंदा डर के पूछता था। आजकल तो बोलते कितने थे बता दे मैं छोड़ दूं, है ना, कि चलो छोड़ो मिट्टी पाओ, है ना। आज नहीं होना चाहिए, आज नहीं होना चाहिए, बाद में नहीं होना चाहिए, पहले चलेगा। पहले चलेगा। तो जब हम इस एडजस्टमेंट लेवल्स तक पहुंच ही गए हैं तो ये भी है कि हुकअप कल्चर, सिचुएशनशिप्स, बेंचिंग्स, ये सब चीज़ें आमतौर पर हो रही हैं और लोग इसे जर्नली भी एक्सेप्ट करने लगे हैं। एक समय था हम वेस्टर्न कल्चर्स को देख के बोलते थे कि अरे कैसे दो शादियां कर लेते हैं, है ना, ये कैसे इसे छोड़ देते हैं, 2 बच्चे इसके साथ, ये इसके साथ, ये कैसा हो रहा है। और आज हम ऐसे क्रिएटर्स को सोशल मीडिया पे रीलें डालते देखते हैं जिनकी 2 वाइफ है, वो एग्जाम्पल सेट हो रहे हैं, एग्जाम्पल सेट है। तो हम मूव उसी कल्चर में कर रहे हैं जिसको हम थू कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि कौन गलत कौन सही, वो गलत वो ऐसा गलत नहीं। बात यह है कि हम जिस नॉलेज को लेकर अपने परिवार को, अपनी कम्युनिटी को सजा सकते हैं, उसे पकड़ लें। अदरवाइज हम चीखते ही रहेंगे कि ये भी गलत है, वो भी गलत है, इसने भी गलत कर दिया। लव, पता है, एक अभी रिसेंटली स्टडीज़ आई थी जिसमें ये बोला गया था कि जेनजी ऐसी जनरेशन है जो सेक्स रिसेशन में जा रहा है। मतलब इतने सेक्स के ऑप्शंस हैं, फिर भी पहले बेबी बूमर्स जिस जनरेशन में हम हैं, मिलेनियल्स 90 अबव जो भी जनरेशन है, उसको सेक्स ज़्यादा मिला है एज कम्पेयर टू जेनजीज। लेकिन ऐसा क्यों है ना, पहले तो बड़े आंखों से बातें होती थी और होता नहीं था, इसलिए क्योंकि आज की जनरेशन सिर्फ इमेजिनेशन में जीती है। वो सिर्फ ऑनलाइन कर रही है, वो हाथ से कर रही है, वो मास्टरबेट कर रही है, वो कहीं भी रियल सेक्स से इवन हमसे ज़्यादा डर रही है। अच्छा जी, क्योंकि वो अपने आप में काफ़ी सारी नेगेटिविटीज़ को लाता है, ठीक है। तो ये लोग बातें हाई लेवल की स्टड वाली बातें होती हैं। सेक्स के बारे में बातें जितनी हो रही है ना, उतना रियल में है नहीं। इसलिए नहीं कि लोग उसको चढ़ा रहे हैं, इसलिए क्योंकि लोग उसको पाने के लिए सिर्फ अपनी ईगो के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। यानी कि जो आप मेंटली आप मतलब जो कर रहे हो अपने इमेजिनेशन में जो आप कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपकी जो एक्चुअल में जो पावर होती है कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट करता है। एक्चुअल पावर को हम बोल दें कि हमारा इंटरनल स्टैमिना, इसे बोल रहे हैं। तो जब भी आप मास्टरबेट कर रहे हैं या आप हाथ से कर रहे हैं या खुद की बॉडी को खुद की इमेजिनेशन से वो कर रहे हैं, ये सब चीज़ें एक लिमिट तक अच्छी हैं जब आप खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं, या आपके पास कोई जीवन साथी नहीं है, ठीक है, या जीवन साथी या तो अभी तक मिला नहीं है या है नहीं, या फिर वो रिलीजियसली कहीं इंक्लाइंड हो गया, जी मैं तो नहीं करना चाहता, ठीक है, या फिर उम्र हो गई है, अपंगता है, कोई भी मेडिकल कंडीशन है जिसमें ये पॉसिबल नहीं है, तो आप ये चीज़ें डेफिनेटली एक बाउंड्री में कर सकते हो, ठीक है। साइंस इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन साइंस ये चीज़ बोलती है कि अगर आपका पार्टनर होते हुए भी आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो, ठीक है, या फिर आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को पाने के लिए किसी और को मजबूर करते हो, जिसे हम टाइप्स ऑफ फैंटेसीज कहते हैं, ठीक है, या फिर किसी के साथ धोखा करते हो कि बस किसी को पटाया और उससे सेक्स लिया और छोड़ दिया, इस तरह की आइडियोलॉजीज गलत हैं। वीकनेस तब आएगी जब आप एक्सेसिवली कंपल्सिवली डिपेंड हो जाओगे, हम बोलें हावी हो जाएगा आप पे, तब वो शरीर में कमज़ोरियाँ लाता है। आयुर्वेदा ये बिलीव करता है कि जो हमारा वीर्य है वो सबसे खास पोषक तत्व है, ठीक है। आप अस्थि, मज्जा, शुक्र, काफ़ी चीज़ों के बाद आपका एक वीर्य का एक ड्रॉप बनता है, हमारी बॉडी हर चीज़ से गुजरती है,
ठीक है, तो वो बनने में काफ़ी वक्त लगता है। इसलिए अपने वीर को ऐसे नहीं खराब करना चाहिए, वो बहुत पावर है, वही आपका पुरुष तत्व है, इसलिए उससे यूज़ करें पोटेंशियली। लेकिन अगर आप उसे गवाते जा रहे हैं, बस आप इमेजिनेशन या स्पॉन इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो वो नुकसान करे। आपको नहीं लगता कि, मुझे याद है मेरा ज़माना ऐसा होता था कि अगर हमें गलती से भी कुछ देखना होता था तो YouTube का पूरा पैकेट, वो पूरा रिचार्ज खत्म हो जाता था। आप एक वो भी नहीं देख सकते थे, और फोनों में इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं था, अवेलेबल नहीं था। बिल्कुल ठीक है। जिस दोस्त के पास होता था सीडीओ में देख रहे हैं, या ऐसे एरा भी थे कि कोई कहता था मेरे पास सीडी है और वीसीआर लेके आते थे एक्चुअली कि ये फिल्मों में वो पर्टिकुलर पार्ट है। ये चीज़ें इतना कॉमनली अवेलेबल हैं कि अब हमें डर लगता है कि बच्चे गेम खेलते खेलते ऐसा कुछ ना आ जाए। बिल्कुल। या न्यूज़ में ऐसी कोई चीज़ ना आ जाए। हम कोई मूवी देखने जा रहे हैं तो क्या जवाबदारी, राइट। वेब सीरीज में आजकल जो चल रहा है ओपनली दिखाया जा रहा है सब, है ना, और आपके सामने है, तो आप, ऐसा भी नहीं है कि मैं तो भाई नेटफ्लिक्स रिचार्ज ही नहीं करा रहा, या तो मैं ये नहीं कर रहा, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का रूटीन है, वो कहीं ना कहीं आप छोड़ नहीं सकते। बट अब ज़रूरी ये है अवेयरनेस। अगर ये सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं होगी तो वो ऐसी धुंध में चला जाएगा कि आप वहाँ से वापस नहीं आ सकते, अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन को नहीं ला सकते। तो अभी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठे हो गए हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि जैसे मतलब लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं, तो क्या ये जो यंगस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं मेंटली खोखला कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि जो उन फिल्म्स में दिखाया जाता है दैट इज 90% अनरियल, क्योंकि वो इतने लॉन्ग टाइम तक वो दिखाया जाता है कर रहे हैं। उनकी बॉडीज इतनी परफेक्ट हैं, वो एग्रेसिव मोड्स दिखा देते हैं, वो मल्टीपल पोजीशंस दिखा देते हैं। रियल कपल्स में ऐसा नहीं होता। इट्स मोर अबाउट कंसेंट, बातें, मेसियर होना, एक दूसरे को मना करना। इंडियन बॉडीज उन सब एक्रोबेटिक पोजीशन के लिए ढली हुई नहीं है, राइट। ठीक है, और जिस हिसाब से वहाँ वो सब कर रहे हैं, वो सब पेड है, वो एक्टर्स हैं। बिल्कुल। और मल्टीपल शॉट्स होते हैं, कैमरा एंगल चेंज होते हैं, तो उनको इतना टाइम भी मिलता होगा कि हाँ। बिल्कुल। लेकिन मतलब मेरा एक कंसर्न अभी भी आता है जब मैं धुरंधर या एनिमल जैसी मूवीज देखती हूँ, जिन्हें रातों रात लोगों ने इतना पसंद किया है। इन सब चीज़ों में एग्रेशन, वायलेंस, लव का एग्रेसिव रूप, मतलब मुझे याद है रणवीर सिंह आ रहा है, वो लेडी वेट कर रही हैं कि मैं इस छोटे से घर में ठीक नहीं हूँ, धुरंधर का एक एपिसोड है, उसके बाल पकड़ के कहता है कि देख ले मैं सक्सेस पे जाने वाला हूँ, तूने रहना है तो रह। दैट एग्रेसिव मोड ऑफ लव, खून में लथपथ है, एंड दैट एग्रेसिव मोड ऑफ लव की हस्बैंड का कोई और रिलेशनशिप है एनिमल में, उसने फिर एक्सेप्ट कर लिया। ये सब लव की डेफिनेशंस गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं आज के जनरेशन। लव इज ऑलवेज कंसेंशुअल। मैं क्या फील करती हूँ और तुम क्या फील करते हो, और मिल के ग्रोथ करी जाए, तभी वो रिलेशनशिप टिकता है। सिर्फ आप ग्रोथ करो और मैं बोलूँ हाँ ठीक है चल तू जो कर रहा है कर ले, तो फिर कैसे होगा? फिर वो इंटीमेसी नहीं है, वो सिर्फ मूवी के लिए आप हीरो हो बस। तो कहीं ना कहीं अभी एक चीज़ देखते हैं कि लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, वहाँ पे आपका ध्यान जा रहा है, ठीक है। आजकल लोग कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, जैसे अभी बातचीत हो रही थी कि मेरी इतनी गर्लफ्रेंड है, दिखावा, स्टड बनने के चक्कर में। तो कहीं ना कहीं एक जो इमोशनल टच है जो एक कपल में होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उसकी कमी होती जा रही है डे बाय डे। बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल, डेफिनेटली। ये जब हम रिलेशनशिप्स के बेस की बात करते हैं तो लोगों को लगता है इंटीमेसी का मतलब सेक्स है, जबकि ऐसा नहीं है। इंटीमेसी मीन्स एक दूसरे के साथ एक बंधन में आना। इंटीमेट का मतलब ये होता है कि मैं और तुम अलग नहीं हैं, एक हैं, और हम दोनों एक दूसरे के मिरर हैं, ठीक है। बिल्कुल। मैं अगर हाथ उठा रही हूँ तो तुम भी उठाओगे, मैं रो रही हूँ तो तुम भी रोगे, सपोर्ट है। ऐसा नहीं है कि तुम बोल रहे हो मैं ये करूँगा और मैं बोलूँ ठीक है मैं चुप बैठी हूँ, ये इंटीमेसी नहीं है। और इंटीमेसी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इमोशनल इंटीमेसी, जो औरतों की कैटेगरी में सबसे ऊपर है। बिल्कुल, ठीक है। और आजकल तो पुरुष भी इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि इमोशंस को समझते हैं, उन्हें भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि वो भी इस दौड़ में भागे कि लाइफ में कभी रुके ही नहीं। उन्हें लगता है मैं शाम को जाऊं, इतने कमाऊं, ये सैलरी, तो वो भी अब इमोशंस चाहते हैं। तो इमोशनल इंटीमेसी आज भी, अगर मैं आप और मैं कोई मूवी देख लें और उसे पता चले कि एंड में जाके हाँ हुई, वो एक दूसरे को चलते रहे, पकड़ते रहे, फ्रेंड में जाके हम बोले हाँ बोरिंग ना, ये तो जल्दी जल्दी कुछ और दिखाओ, ये क्या वो इतनी एंड में जाके हाँ हो रही है, पहले वो उसको लेटर दे रहा है, उस तक पहुंचता नहीं है, फिर ऐसे, फिर बोलते क्या कर रहा है ये,
है ना, तो पतंग उड़ाने में लगे। हाँ मैसेज कर दे जो बात है। तो अब हमसे बर्दाश्त भी नहीं है इतना प्यार, राइट। हम देख भी नहीं पाते। कोई बोलता है ना हम इतना प्यार करते हैं, अबे फेक रहा है ना। अब मैं अपनी बीवी के साथ 4 डेट पे जाता हूँ, अरे विल्ला है। बिल्कुल ठीक बात है ना, क्योंकि हम चाहते ही नहीं है कि कोई और इमोशनली ग्रो कर ले। बिल्कुल, क्योंकि पहले जब मैं बात करूँ 2006 की या समथिंग, तो उस टाइम पे मैसेज 25 रुपीज़ का मैसेज का रिचार्ज होता है, 2000 SMS मिलते थे, तो शेर व शायरी लिख के भेजते थे, है ना, या फिर जैसे फॉरवर्ड करते थे, या फिर जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स दिए जाते थे। आप और मैं ये बातें करते हुए भी ब्लश कर रहे हैं, क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि हो सकता है हम वो सहरा में थे इसलिए नहीं, ये प्यार है। हम बोलते हुए भी खुश हैं, बोलते हुए भी हमें अच्छा लग रहा है। आज हम सेक्स की बात करेंगे, हम इतने खुश नहीं होंगे। बिल्कुल क्यों? हम उस प्यार को महसूस कर पाते हैं कि जब हम किसी को ग्रीटिंग देते हैं कुछ लिख के, एक फीलिंग होती थी, दैट इज लव। बिल्कुल, एक खुशी होती थी, एक्साइटमेंट होती थी कि वहां से क्या रिप्लाई आएगा, ना तो नहीं हो जाएगी। राइट। तो ये है इमोशन, ये है इमोशन कि मेरे मम्मी पापा घर पे एक दूसरे के साथ चाय बना के बैठते हैं। दिस इज इमोशनल। कि पापा ने चाय बनाई मम्मी के लिए, चलो आज मैं चाय बनाता हूँ। हाँ, मम्मी पापा के लिए कुछ बना रही है, या हमारे लिए पापा कुछ लाए और हमने, ये सब इमोशनल बॉन्डिंग का पार्ट है। और आज के रिश्तों में ये बहुत कट शॉर्ट होके डिपिक्ट हो गया है केयर वाले पार्ट पे। मैं तुम्हारे लिए लाया, केयर है, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, ये केयर है ना, मैं बस ये करता हूँ। केयर तो आपका केयर टेकर भी कर लेगा। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, मेरी तबीयत खराब है और कहीं ना कहीं मैंने आपके लिए कुछ किया हुआ है, तो मेरा पड़ोसी भी आके मुझे 2 घूंट पानी दे जाएगा। बट जब मैं एक इमोशनल सपोर्ट की बात करती हूँ, तो मैं एक ऐसे हस्बैंड के बारे में बात कर रही हूँ, या एक ऐसी पत्नी के बारे में बात कर रही हूँ जिससे मेरा दर्द नहीं महसूस होगा, लेकिन वो वहीं बैठ के मेरे उस दर्द में मेरे साथ रहेगी। राइट। ये नहीं बोलेगा कि अब मैंने तेरे को दवाई दे दी है, मैं सो रहा हूँ, कल सुबह आके देख, मेरी ड्यूटी कंप्लीट हो गई है। दिस इज नॉट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप वो है कि आप उससे अपनी गोद में वहीं पास में बैठ के, हाथ पकड़ के बैठ के बोलते हो, जब तक तेरे को नींद नहीं आ रही या जब तक तू ठीक नहीं होती मैं हूँ। दिस इज इमोशन। सेम पेन फील कर पा रहे हैं, बस शारीरिक नहीं है। तो वो जो एक अतरंगता है, जो आप बोलें कि मैं एक ही साथ हूँ, वो इमोशनल एक्सपीरियंसेस चाहिए आज के लोग। इसी चीज़ को लेकर कुछ लाइनें मुझे याद आ रही हैं, किसी का शेर है बहुत अच्छा, कि होते नहीं सभी फैसले सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है ज़रा देखभाल के, ये फेसबुक और व्हाट्सएप पर प्यार करने वाले क्या जाने कि कितनों ने कलेजे रखे थे खत में निकाल के। सही बात है, बिल्कुल। और वो जब बोलते हैं ना कि हम किसी को भूल नहीं पा रहे, हम प्यार करते हैं लेकिन हम जाके बता नहीं पाते हैं, है ना, उसमें कितना समय लगता है अपने वर्ड्स को इकट्ठा करने में और जाके बोलने में। और फिर जब हम खत में लिखते हैं तो हम पूरा सब अपना कई बार शायद फाड़ भी देते होंगे, अच्छा नहीं, फिर से लिखते हैं। वो जनरेशन हम भूल रहे हैं, वो उस प्यार को हम वैल्यू भी नहीं करना चाह रहे। आज भी बोलते हैं कि किसी को कोई ये लेटर लिख के देते हैं या किसी को कोई ग्रीटिंग कार्ड देते हैं, तो आप बोलते छोड़ दो ना यार, मैसेज भेजो, फूल वहीं से डायरेक्ट, वहीं ऑनलाइन, वहीं के वहीं में फूल जा रहे हैं। बिल्कुल। एक जो आप पर्सनल जाके आप देते हो, एक आप ऑनलाइन कर रहे हो, तो दैट्स वो फीलिंग कहाँ से मैं चाहती हूँ ये जो हम बात कर रहे हैं ना, खत लिखने की, फूल खुद देने की, ये उन रिश्तों में भी आनी शुरू हो जाए जिन्हें 10 साल 12 साल हो गए। बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं एक शादी में हूँ और आज मेरा पति, आज मुझे 12 साल हो गए शादी को, और मेरा पति आज मुझे एक खत लिख के देता है, तो शायद वो मुझे तनिष्क के हीरे से ज़्यादा वैल्यू करेगा, क्योंकि आपने लिखा है, टाइम लगा के अपनी फीलिंग्स उतारी हैं। तो ये उस रिश्ते में ज़रूर होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं फीका पड़ गया है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो शुरू कर रहे हैं कि अब ये करो और वो करो, हर उस रिश्ते में करो जो तुम्हारी प्यार की परिभाषा, राइट, और उसे प्रैक्टिस करो। दिस इज कॉल्ड आर्ट ऑफ इंटिमेसी। तो आपके पास जो कपल्स अपनी प्रॉब्लम लेकर आते हैं, एक कॉमन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्या हैं जो नॉर्मली लगभग हर दूसरे तीसरे कपल को फील होती होगी? बहुत कॉमन 4 प्रॉब्लम्स हैं। मैं रोज़ इस तरह के 10-12 पेशेंट्स देखती होती हूँ। पहला, ये मुझे समझता नहीं है। मैं सिर्फ 10 बार एक चीज़ समझा चुकी हूँ, इसने बदलना है ही नहीं। वो ये रीज़न ये है कि उन्होंने अपने माइंड में सेट कर लिया है कि मैं कहूँगी और ये नहीं मानने वाला। हाँ। ये एक्चुअल में ऐसा होता है? ऐसा होता है। मैं आपको 10 बार बोल रही हूँ जूते उठा के अंदर रखो, आप फिर वहीं रख देते हो, है ना। मैं आपको बोलती हूँ ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, आप नहीं कर रहे हो, आप भूल जाते हो क्योंकि आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, है ना। अब आदमी थक के पहले जूते अंदर रखे या पहले जाए और कपड़े बदले। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ एक जना बता के थक गया।
मैं आपको 10 बार ये बोल चुकी हूँ तुम्हारी मदर ऐसे करती है, तुम स्टैंड नहीं ले रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो। या वाइफ को हस्बैंड बोल रहा है कि तू ऐसे किया कर, बच्चों के लिए ये किया कर, तू तैयार होके रहा कर, तू ये किया, तो वो अल्टीमेटली पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि चेंज एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है। तो या तो इमोशनल बॉन्डिंग वीक है, या चेंज लाने की जिद है कि ये चेंज आना चाहिए, या फिर सेक्सुअली प्रॉब्लम्स कि ये शायद मेरे लिए फील ही नहीं करता, ये मेरे लिए अवेलेबल नहीं है, क्या उम्र हो गई है और इससे मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, कि अब 40-45 हो गए, अब इंटरेस्ट नहीं है, या ये उम्र नहीं है करने की, या फिर मेरा टाइम कम है, मेरा स्टेमिना कम है। तो आप ये देखें, इन सब चीज़ों में, इस तरह की कॉमन प्रॉब्लम्स में जो एक चीज़ बार बार घूमती है वो है सेल्फ डाउट, ठीक है, इनसिक्योरिटी, और कहीं ना कहीं एक बुलावा कि मुझे मदद की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों में। ओके, है ना। और यहाँ से समझ में आता है जब आप खुद को समझना शुरू कर देते हो ना, खुद के साथ वक्त देना शुरू कर देते हो कि मैं जिस इंसान को बदलाव के लिए बोल रहा हूँ, बहुत कॉमन एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए बदलो, ठीक है, और आप नहीं बदल रहे हो। क्यों नहीं बदल रहे हो? कहीं ना कहीं इंसान को शायद लगता है कि मैं सही हूँ। वेरी गुड, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा शायद हो सकता है कि वो हमेशा मुझे करेक्ट करने की कोशिश कर रही है, मुझे बदलने की कोशिश कर रही है। हाँ, तो पहला पॉइंट ये है कि भाई मेरे को लगता ही नहीं है जो तू बोल रही है वो सही है, तो मैं बदलूं क्यों? या तो वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल, और मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है, आपके लिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप तब बदलोगे ना जब आपको उसका वैलिड रीजन समझ में आएगा। बिल्कुल। जूते रखने के लिए 2 घंटे की लड़ाई का क्या मतलब है? हाँ, बेड पे टॉवल रखने के लिए 2 दिन की लड़ाई करने का क्या मतलब है? ठीक है, तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए बदलाव के लिए ज़रूरी है खुद पे अध्ययन करना कि वो चीज़ सिर्फ मेरे को परेशान कर रही है, उसे नहीं। क्या मैं उसे छोड़ सकती हूँ? क्या मैं उस पर ध्यान देना छोड़ सकती हूँ? क्या मैं अपने रिश्ते को प्रायोरिटाइज कर सकती हूँ? तो वहाँ से बदलाव ऑटोमेटिक आता है। मेरी तरफ वो खिंच नहीं रहा। क्या मैं ऐसे कोई एफर्ट ले सकती हूँ कि खिंचाव आए? क्या मेरे को बैठ के बात करनी चाहिए? बिल्कुल। हम बस उसके बाद चले जाते हैं, तू गलत कर रहा है, मेरे को पर्ची बना के दे, क्यों नहीं कर रहा? है ना, ठीक बात है। हाँ, ये बोल रही हूँ ये कर, तू डॉक्टर के पास चल, तू बोलते भाई बदलाव तुझे चाहिए, डॉक्टर के पास मैं जाऊं? हाँ, ठीक बात है। ठीक है, तुम चाहते हो मैं अच्छी लगूं, मैं तो ठीक हूं, मैं क्यों जाऊंगी? तो हाँ, सारी दुनिया दूसरे को बदलती है अपने अनुसार। यानी कि खुद को कोई नहीं बदलना चाहता, दूसरों को बदलना चाहता है तू कि मेरे मेरा अनुसार पार्टनर चल, ऐसा और फिर दूसरा क्यों जाएगा? और कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि लोगों में पेशेंस कम हो गया है, या छोटी छोटी चीज़ों पे हम इरिटेट होना ज़्यादा शुरू हो गए हैं। हाँ, और क्योंकि वो क्यों है? क्योंकि हम खुद के साथ नहीं बैठ रहे हैं। राइट, तो जब तक खुद हम को समय भी देना हाँ, चाहिए। खुद को समय दें, तो जब तक अपने अंदर घुसोगे नहीं, खुद को समझोगे नहीं, हम नहीं बोल रहे आप रिलीजियस हो जाओ, मंदिरें जाओ और मेडिटेट करो, नहीं होता, नहीं नहीं मानते हो मत करो, बट खुद के साथ बैठना ज़रूरी है, क्योंकि आपका दिमाग 1 मिनट में 30,000 से ज़्यादा विचार जनरेट करता है। वो विचार कुछ तो सही है, कुछ सही नहीं, कुछ वेस्ट थॉट्स हैं, राइट, है ना। अब मुझे इसको देख के याद आ रहा है पीला क्यों है यार, ये नीला होना चाहिए, वेस्ट थॉट है, इसका मेरी लाइफ में कोई लेना देना फोकस नहीं। लेना नहीं, हाँ। बट मेरा माइंड तो सोच रहा है, मेरे अंदर एक और समीर बैठा है, एक और नेहा बैठी है जो पल पल बोल रही है ये लाइट ज्यादा है, ये ऐसे है, यार ये काले कपड़े क्यों पहन के आ गया था, जिसका मुझसे कोई लेना देना और उसका लाइफ में कोई बदलाव आना भी नहीं जिसकी नहीं वजह आना से। है। हाँ, और मैं परेशान हो रही, ये अजीब आदमी काले कपड़े पहन के पॉडकास्ट, दैट इज माई थॉट, इट हैज़ नो रिलेशन विद द रिलेशनशिप आई हैव। ठीक है, अब ये थॉट क्या करेगा, अगर मैं इसे बैठ के क्लियर नहीं करूंगी और खुद को ये नहीं बताऊंगी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे आगे देखना है, तो मैं इन्हीं में ही घूमती रहूंगी, इसी के तुमसे जवाब लेती रहूंगी, इसी की कहानियां बनाती रहूंगी, और एक ऐसा सच स्थापित कर लूंगी जिसके लिए मैं श्योर हो जाऊंगी। राइट। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे हमने बताया कि किसी चीज़ पे हमारा झगड़ा हुआ, ठीक है, समय बीत गया, उसके बाद में हमें एहसास होता है कि यार वो चीज़ इतनी बड़ी भी नहीं थी। हाँ, जिसकी वजह से लोग पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँच जाते हैं, डाइवोर्स तक बात आ जाती है। बिल्कुल ऐसा, क्योंकि जब आप उस चीज़ को वक्त देते हो, पॉज देते हो, आपको एक्शन लेने की जल्दी नहीं है, तो आपका माइंड खुद से क्लियर करने लग जाता है। आप जब सोओगे तो आपका माइंड रीसेट में जाएगा, ठीक है, रीसेट में जाके वो उन सब विचारों को साइडलाइन कर देगा जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो आपको सुबह उठ के एक्शन समझ में आएगा, इमोशन नहीं। राइट,
ठीक है। जब आप किसी, जैसे आप कई बार टेंशन होती है तो हम क्या बोलते हैं, यार मैं सो रहा हूँ, यार भाड़ में जा, बत्ती बंद करो, मैं सोऊंगा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में इतने विचार हैं कि आप क्लैरिटी तक नहीं पहुँच रहे हो। तो आप सोओगे, आप जब उठोगे तो आपको एक्शन समझ में आएगा, इमोशन नहीं, ठीक है। तो आप हो सकता है एक्शन ले लो, ठीक है। इसका बेटर सॉल्यूशन ये है, क्योंकि जब आप नींद में सोते हो तो आगे आगे आपकी नींद खराब होती है। कभी भी टेंशन में सोना नहीं चाहिए, क्योंकि आगे आपको स्लीप इश्यूज आएंगे, ठीक है। तो इसका सही तरीका इसका सही तरीका क्या है? अगर आपको लगता है मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कागज लो, पेन लो, अकेले बैठो और लिखना शुरू करो। कभी भी ये मत बोलो मैं अकेले बैठ के सोच रहा हूँ। वो आज 30 है, फिर 50 होंगे, फिर 60 होंगे, फिर 10,000 होंगे, और फिर आपको गुस्सा आएगा। तो मतलब जब हम कहते हैं कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं कि कोई जब हम चीज़ लिखते हैं तो हमारा 100% फोकस उस पर हो जाता है। हाँ। तो इफ़ वी आर राइटिंग आवर प्रॉब्लम्स, तो ऐसा नहीं होगा कि उसके लिखने की वजह से हम उन चीज़ों को और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में? आप जो लिखते हो वो सच तब होता है जब आप उससे पूरी शिद्दत और कॉन्टिन्यूटी से और स्थिरता से लिखते हो। जैसे मैंने एक पेन लिया और मैंने ये लिखा, मैं दुनिया की सबसे सुंदर औरत हूँ, तो मैं स्थिरता से लिख रही हूँ। मेरे दिमाग में और कोई विचार ये नहीं बोल रहा है कि तू सुंदर नहीं है। मैंने डिसाइड कर लिया है, दिस इज एफर्मेशन, और ये मैं यूनिवर्स को भेज रही हूँ कि मैं सबसे सुंदर औरत हूँ, चाहे कोई और भी हो, लेकिन मेरे को अपने में श्योरिटी। बट जब मैं टेंशन में लिखती हूँ तो मैं फ्लो में लिखती हूँ, एक के बाद दूसरा विचार तैयार होता है। इसने मेरे को ऐसे बोला, इसकी मजाल कैसे हो गई, ये हमेशा मुझे, स्थिरता नहीं है, उल्टी कर रहे हो तुम कागज पे, तो वो सच है ही नहीं। बट अगर आप उसी विचार को स्थिरता से रोज बोलो, फोकस करके लिखते हो डेली, हाँ। समीर मुझे पसंद नहीं करता, समीर मुझे पसंद, मैं बार बार बोल रही हूँ, तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, ये इन्फॉर्मेशन मैं वहां भेज रही हूँ। राइट। मैं बार बार बोल रही हूँ, तेरे को मेरे फर्क ही नहीं पड़ता यार, तू अपनी माँ के पीछे लग, तेरे को तो मेरी जरूरत नहीं है। मैंने बार 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 स्थिरता से कॉन्फिडेंटली यूनिवर्स को भेज दिया। अब क्या होगा, ना चाहते हुए भी सिचुएशंस, यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, अब क्या होगा, वो ऐसी बन जाएंगी कि एक समय पति बोलेगा बहन तू जा। ठीक बात है, क्योंकि आपने उसे 10 बार एफर्म ही करा दिया कि मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है। तो मैं अल्टीमेटली, मेरे बिलीफ सिस्टम ने भी उसको मान लिया, और यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर। इसलिए बोलते हैं कि हमेशा अच्छा बोलो, पॉजिटिव बोलो। 24 घंटे में एक बात सच होती है, ऐसा वो भी है। अदरवाइज यूनिवर्स को हमेशा अच्छी चीजें बोलो, अच्छी चीजें बोलो। जैसे मेरा रिश्ता इस दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता है, मैं इस रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, स्थिरता से, पॉजिटिवली, चाहे अंदर से नहीं भी आ रहा हो। ये हीलिंग है, साइकोलॉजिस्ट यही कराते हैं। तो वो जब मैं थेरेपी कराती हूँ, तो मैं एक थेरेपी में एक सेशन होता है जिसे हम एफर्मेशंस कहते हैं। जब मैं ये बोलती हूँ तो पेशेंट कहता है मेरे अंदर से नहीं आ रहा है। हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरे को दिन में 3 बार बोलना है ये। तो बोलते हैं मैं क्यों बोलूँगा। तो जैसे डिप्रेशन का कोई क्लाइंट है तो हम उसे बोलते हैं कि मेरी लाइफ मेरे हाथ में है और मैं इसे ठीक करूँगा, उसकी पहले बिल्कुल ख़राब है। तो वो मेरे को आके बोलते हैं मैं क्यों बोलूँ, मुझे तो मन ही नहीं कर रहा है इसे बोलने का। फिर भी बोलो, क्योंकि आपने 10 बार ये बात अपने अंदर बोली है कि मैं फेलियर हूँ, मैं फेलियर हूँ, मैं फेलियर हूँ। आपका माइंड नहीं मानता था, लेकिन आप खुद को बोलने लग रहे थे मैं फेलियर हूँ, मेरी तो अब लाइफ में कुछ भी नहीं होगा, मेरे तो एग्जाम में नहीं होगा। तो जब आप इतना नेगेटिव बोल चुके हो तो उसको ठीक करने के लिए उतना पॉजिटिव बोलो, तभी वो बराबर हो। तो अभी जैसे समय जैसे बदल रहा है, वैसे कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, राइट? तो इसका क्या लगता है कि या इमोशनल जो नीड है वो पूरी नहीं हो पा रही इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, या कहीं ना कहीं जो एक लोगों को प्रॉपरली टाइम पे सेक्स नहीं मिल रहा उसकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है? रिसर्चर्स ये कहती हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सबसे बड़ा कारण इमोशनल अनअवेलेबिलिटी है, ठीक है। पहले के ज़माने में एक्स्ट्रा मैरिटल्स पैसे के बेस पर होते थे, ठीक है। आपके पास नहीं है, किसी के पास है, तो वो आपको सेक्सुअली अट्रैक्ट करेगा। आजकल पैसे किसी को भी अट्रैक्ट तब कर रहे हैं जब आप फुली डिपेंडेंट हो। भाई मैं तो शुगर डैडी ढूंढ रही हूँ, बिल्कुल, ठीक है, मेरे को तो चाहिए ही कोई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पैसा मुझे तो चाहिए, पैसा चाहिए। तो अल्टीमेटली आप वहाँ अट्रैक्ट हो जाओगे। बट जब आप कोई ऐसा इंसान ढूंढ रहे हो जो आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करे, हर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की शुरुआत एक्स्ट्रा मैरिटल के दम पे नहीं होती, वो होती ऐसे है कि मुझे कोई समझने वाला चाहिए।
तो कोई आता है, वो आपसे थोड़ा बात करता है, आपको उससे वो Attachment फील होती है, तो आप अल्टीमेटली वहाँ बंध जाते हो। आप उसे छोड़ नहीं सकते, उससे बातें करना आपकी लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। और फिर सेक्स, पैसा, गिफ्टिंग, वो साथ में आता है, वो बिल्कुल, आप छोड़ हाँ, नहीं बिल्कुल। सकते हो, वो साथ में आता रहेगा। ऐसे ही कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चॉइसेस बनाने के लिए होते हैं कि मेरे पास ये भी है और मेरे पास वो भी है, ठीक है। या फिर कोई हम बोलें कि मेरे को अपनी लाइफ में ग्रो करना है, तो मैंने वो शॉर्टकट लेके उसके साथ भी बात बढ़ा रखी है, ठीक है, हाँ। ठीक है, कि मेरे को ग्रो करना था तो वो मेरे पीछे पीछे है तो कर रहा है। पैसे नहीं चाहिए, कोई फेवर चाहिए, फेवर चाहिए, राइट। ठीक है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल एक समय ऐसा आ जाएगा, जो मुझे लग रहा है जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, कि हर घर में एक एक्स्ट्रा मैरिटल होगा। और आज भी जिन कपल्स को आप देख के बोल रहे हो वाओ क्या आइडियल कपल क्या है। आइडियल कपल है, आपको पता नहीं है या तो आगे या पीछे या पास्ट में या फ्रंट में दे वर इनटू समथिंग। तो एक्स्ट्रा मैरिटल होना या उसे वैसा कुछ पकड़े जाना या अपने पार्टनर को किसी से बात करते हुए देख लेना प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो ये हो क्यों रहा है, रीजन क्या है इसके रीजन पीछे। क्या है, ये हुआ क्यों, और क्या मैं अपने रिश्ते को वापस ला सकता हूँ, क्या मैं उसके लिए एफर्ट ले सकता हूँ। तो कोशिश करो उसे वापस लाओ। छोड़ना बहुत आसान है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है ये बोलना कि भाई तू देख ले अब अपना, तेरे को वो पसंद है तो जा। बाद में रियलाइज एफर्ट होता तो है, हाँ। तब है जब उस रिश्ते में काम करके उसे वापस लाया जाए। बिल्कुल ठीक बात है। और यही एक्स्ट्रा मैरिटल्स को सही करेगा। अगर हम एक दूसरे को छोड़ने लग जाएंगे तो एक्स्ट्रा मैरिटल्स बढ़ेंगे, कि कोई और है ये मुझे छोड़ देगा, मैं फारिग हूं, तो ऐसे बढ़ेंगे। जब हम वापस लाने की कोशिश करेंगे, कंक्रीट रहेंगे, अपने रिश्तों पे काम नहीं करेंगे, तो एक्स्ट्रा मैरिटल्स वैसे भी सरवाइव नहीं करेंगे। तो जिस तरीके से एक फिजिकल चीटिंग होती है कि आपने किसी के साथ सेक्स किया, फिजिकल चीटिंग, क्या इमोशनल चीटिंग भी होती है। बिल्कुल होती है। इमोशनल चीटिंग उल्टा ज़्यादा पेनफुल है। इमोशनल चीटिंग का आप ये एग्जांपल ले लीजिए कि आपकी और मेरी बेड लाइफ पे कोई बात है, ठीक है, और आपने ये जाके अगर अपने बेस्ट फ्रेंड या भाई को बता दी, वो भी इमोशनल चीटिंग है। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी चार दीवारी आपके की दोनों बात के है। बीच की बात है हाँ, वो बाहर नहीं है, ये भी इमोशनल चीटिंग है। अगर आप किसी से पैसे देके सेक्स करके आए हो, मेरी डेफिनेशन में वो इतना पेनफुल नहीं है अगर आप अपने घर का सब जाके किसी और औरत को बताते हो और उसके साथ ये अटैचमेंट डेवलप कर लेते हो कि वो बातें आप मुझसे नहीं कर पा रहे हो। मेरे लिए वो ज़्यादा पेनफुल है। और वो सबसे बड़ा रीजन भी है ब्रेकअप होने का। हो सकता है, देखो हर किसी को लगता है, मे बी पुरुषों की डेफिनेशन, क्योंकि पुरुष फिजिकल प्रधान ज़्यादा है, तो हो सकता है वो ऐसी औरत को एक्सेप्ट ना करे जो किसी के साथ सोकर आई है। बट मैं एक ऐसे इंसान को भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी जो मेरे हिस्से की बातें किसी से शेयर करेगा या मेरे हिस्से का हक किसी और से। मैं सोना गंवाना बर्दाश्त कर सकती हूँ, एक औरत शायद ये बर्दाश्त कर लेगी कि तू सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करा, लेकिन मेरे हिस्से की बातें, मेरे हिस्से का प्यार वहाँ नहीं बंटना चाहिए। बिल्कुल ठीक, वो मेरे पास ही रहना वो चाहिए। मेरे पास रहना चाहिए। जब तू मेरा है तो वो मेरे पास रहना चाहिए। इसलिए ये नहीं बोल सकते कि सेक्सुअल चीटिंग ज़्यादा बुरी है, इमोशनल चीटिंग कम बुरी है। चीटिंग चीटिंग है, वो कैसे भी करी जाए। इसलिए वो सोकर नहीं आया तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा, वो सिर्फ आपकी सोच है। क्योंकि अगर कोई किसी के अनुभव या इमोशंस पर मर मिट गया तो वैसे भी आपका नहीं रहा। बिल्कुल। अभी मैं साथ साथ में वो सवाल भी लेते रहूँगा जो मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी फ्रेंड्स ने शेयर किए होंगे, ठीक है। तो एक फ्रेंड है जिन्होंने शेयर किया कि मेरी लाइफ को 23 साल हो गए हैं शादी को, ठीक है, 18 साल की मेरी बेटी भी है, ठीक है, बट आज तक मुझे ये नहीं पता कि ऑर्गेज़म क्या होता है। हाँ, अगर ये महिला से आ रहा है तो आई थिंक 70% महिलाओं को ऑर्गेज़म क्या है समझ नहीं है, ठीक है। और अगर ये पुरुष से आ रहा है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऑर्गेज़म या प्लेजर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको दे सकती हूँ, वो खुद से आता है, खुद की अवेलेबिलिटी से आता है। ये कुछ ऐसी चीज़ है जो मान लो मेरे को 2 रोटी खानी है, मैंने 2 रोटी खाई और मुझे संतुष्टि का अनुभव हुआ, वो भी ऑर्गेज़म है। बिल्कुल, संतुष्टि इज़ ऑर्गेज़म। लेकिन अगर मैं बोलूँ मैं 2 रोटी खाती हूँ तू भी खा और ऑर्गेज़म महसूस कर, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। वो मैं आपको दे नहीं सकती, आपसे छीन नहीं सकती। लेकिन 2 रोटी खाने के बाद संतुष्टि आने की अवेलेबिलिटी आपके खुद के शरीर में से आएगी। बिल्कुल ठीक बात आप है। महसूस ही नहीं करना चाहो संतुष्टि तो मैं आपको दे भी नहीं सकती। तो अगर कोई कहता है मुझे ऑर्गेज़म नहीं आया है तो वो चल के नहीं आएगा,
आपके अंदर से आना चाहिए। तो आपको पहले तो सेक्स एंजॉय करने के फेज में आना पड़ेगा, सेक्सुअल एनर्जी महसूस करनी पड़ेगी। फिर उसके लिए क्या कार्य किए जा सकते हैं, जैसे हम अच्छी पोजीशंस ले सकते हैं, हम फोर प्ले अच्छा कर सकते हैं, हम पहले बैठ के बातें कर सकते हैं, हम नए नए टॉयज़ को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वो सब तरीके हैं उस संतुष्टि तक पहुंचने के। बट संतुष्टि आपके अवेलेबल हो, खुद के ओपन होने से आएगी। बिल्कुल। ठीक है। तो अगर कोई कहता है मुझे ऑर्गेज़म नहीं आया है, तो पहले उसे ऑर्गेज़म क्यों नहीं आ रहा है समझना है। क्या इस रिश्ते में मैं सुखी नहीं हूँ? क्या जब मुझे वो किस करता है तो क्या मुझे संतुष्टि आती है? क्या जब हम साथ होते हैं तो संतुष्टि आती है? क्या जब हम कपड़े उतारते हैं तो संतुष्टि है? कहाँ ब्रेक है? अगर आप उस ब्रेक को पकड़ के उसे ठीक करने के लिए दोनों पार्टनर अवेलेबल हो जाओ तो संतुष्टि अपने आप आएगी, मुझे दे नहीं सकती। कहीं ना कहीं एक रीज़न ये भी है कि जो एक्चुअल में अपने पार्टनर को हम अपनी सेक्सुअल नीड खुलकर नहीं बताते, बातचीत ही नहीं होती है। ख़ासतौर से जब लेडीज़ होती हैं, वो अपने हस्बैंड को इसलिए नहीं बताना चाहती कि अगर मैंने बता दिया तो शायद ये खुद को इंसल्टेड महसूस करेगा। नहीं, हम इसको थोड़ा और अच्छा बोलते हैं। बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। अगर कोई पत्नी ये बोल दे कि मुझे ऐसा सेक्स चाहिए, तो पुरुष क्या सोच रहा है कि मैं नहीं दे पा रहा। अच्छा, और क्या सोच रहा है? चल मैं नहीं दे पा जो नॉर्मली जो लोगों का एक बहुत ही वाहियात कंटेंट है कि ये तो चालू टाइप की है। एग्जैक्टली यही मैं चाहती थी आप बोलो। जब कोई महिला आके ये बोल दे कि मुझे ऐसा सेक्स चाहिए, तो चाहे वो पति हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल हो, वो ये सोचता है या तो ये करके आई है या ये कुछ देखती है, एक्सपीरियंस्ड है। राइट। और जब एक पुरुष कहता है कि हम इस तरीके से करेंगे, तो महिला उसे कैसे लेती है? करके देखते हैं। इसलिए तो बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमने एक दूसरे को जज करने के लिए हम रेडी बैठे हैं। सेक्स तो टॉपिक ही ऐसा है, मैं तुम्हारे कैरेक्टर पे आ जाऊंगी। ठीक बात है। 1 मिनट में कैरेक्टर पे आ जाऊंगी। तुम मुझे बोलो ये तो सेक्स हेल्थ पे बात करती है, आप बे खेली खिलाई होगी। 1 मिनट लगाते हैं लोग मुझे बात करते हुए, क्योंकि मैं सेक्स को कैरेक्टर से डिटरमाइन कर रही हूँ ना, प्लेजर से नहीं। ठीक है, मैंने देखा, मैंने पढ़ा, मुझे पसंद है, करो ना। इसके लिए जजमेंट कैसी है? तो अगर पति पत्नी अपनी सेक्स लाइफ में स्पार्क भरना चाहते हैं, 30-40 जो 30-40 हो गए, बच्चे बड़े हो गए, अब क्या करें? है ना? तो अब ज़रूरी है अपनी उन ऑर्गेज़म, अपने उन प्लेजर्स को महसूस करना शुरू करो। आपको ये ऑर्गेज़म और तरीके से भी आ जाएगा। मैं तो घूमने जाता हूँ जी, मैं तो ये ब्रह्म कुमारी ज्वाइन कर लिया, ओशो ज्वाइन कर लिया, ये करो, कोई मना क्यों? कौन कहता है नहीं करो? तुम घर की सफाइयाँ करना शुरू कर दो, नए बर्तन खरीदने शुरू, सोना इकट्ठा करो, सब में ऑर्गेज़म है। ठीक बात है। ठीक है, हर चीज़ में ऑर्गेज़म है। आपको देखना है मुझे कहाँ से लाना है। ठीक है, तो हो सकता है एक पार्टनर बोले मुझे तो करना है, मैं तो 50 में भी मेरा शरीर मांगता है, मुझे चाहिए, और एक बोले नहीं मुझे नहीं करना है, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसलिए बेटर जब आप लगे कि 30-40s में आप रेडी हो, अपनी इंटीमेसीज़ को एक्टिव करना शुरू करो, क्योंकि वही समय है जो आपको जीना सिखाता है। यही वो समय है जब गृहस्थ में आपको थोड़ा वक्त मिलता है। नहीं तो आप सिर्फ कर्म बंधन में बंध के एक रिश्ता निभा रहे हो। कर्म क्या है? बच्चे को स्कूल से लाओ, छोड़ो, खाना बनाओ, रोटी बनाओ, सब्जी लिया, आटा लिया, चावल लिया, फिर आप एक बिस्तर पे सोते हुए भी सिर्फ रूममेट्स की तरह सो रहे हो। बिल्कुल। है ना? सुबह उठ के ये करेंगे, सो जा यार, जल्दी सो जा, सुबह उठना है। तो आप रूममेट्स की तरह सो रहे हो। मैं एक ऐसे साथी के साथ नहीं सो रही कि मेरा और उसका शरीर सेम है। मैंने एक रील बनाई थी, मैं बहुत बहुत पसंद आई थी लोगों को। मैं कहती हूँ, रिश्ता ऐसा नहीं जो रात को आपकी नींदें खराब कर दे, आप रोने लगो। रिश्ता वो है जिसके साथ आपको सोने का मन करे। क्या बात है ना? तो अगर आप रो के सो रहे हो उस पति के साथ, तो आप कोई मीनिंगलेस मतलब नहीं है ना उस रिश्ते का। आप दूसरी तरफ सो रहे हो, कोई मतलब नहीं है। तो ज़रूरी ये है कि सेक्सुअल टॉक्स आपके कैरेक्टर को ब्लेम नहीं करती। सेक्सुअल टॉक आपको उसे चाहने और उस पर एफर्ट लेने के लिए रेडी कर रही है। बिल्कुल। ये भी सोच बदलने की बहुत ज़रूरत है। अब बहुत सारा एक कॉमन क्वेश्चन रहता है लेडीज़ की तरफ से, जो मैंने भी फील किया है कि बहुत सारी लेडीज़ ये कहती हैं कि आफ्टर सेक्स करने के बाद में हस्बैंड मुंडी घुमा के सो जाता है। हाँ। जबकि लेडीज़ बात करना चाहती हैं। हाँ। ठीक है, हस्बैंड कह रहा है कि मुझे नींद आ रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप सेक्स को एंड ऑफ द डे एक्ट मानते हो, इसलिए ये होता है। अगर इसको मैं मेडिकल फैक्ट्स में ये बोलूँ तो ऐसा होता है कि पुरुष का जब वीर्य निकलता है तो उसकी बॉडी एक हार्मोन बनाती है जिसकी वजह से उसको नींद का अनुभव होता है, रिलैक्सेशन का अनुभव होता है,
औरतें मल्टीपल ऑर्गेजम पास कर सकती हैं तो वो शायद 2 राउंड और भी कर सकती है, इसलिए उसे वो वाली संतुष्टि नहीं होती कि उसे नींद आ जाए। ठीक है, और हो सकता है वो संतुष्टि के लिए कर भी ना रही हो, वो शायद इसलिए कर रही है कि देना होता है, वाला एक फेज है, इसलिए उसे बात करनी होती है। आपको पता है महिलाओं में ये एक बहुत आई ओपनिंग स्टेटमेंट है कि अगर पुरुषों से प्रॉपर्टी के पेपर पे भी कागज पे साइन कराना है तो सेक्स करने के बाद करा लो, क्योंकि वो बोलेगा मुद्दा बंद कर दो, अब निपटा लो जो करना है, भाई तू माफ कर। पहले या आखिरी में आप सब करा सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द फीमेल इवन डू इट फॉर इट, कि वो मेरी सुनेगा या मेरे लिए अवेलेबल हो जाएगा। ये पुरुषों के हाथ में नहीं है कि वो सेक्स करने के बाद ना सोएं, क्योंकि उसे वो एंड ऑफ द डे टॉपिक मानते हैं कि उसके बाद मुझे अच्छी नींद आएगी, मेरा रिलेशनशिप स्टेबल हो जाएगा। वो उनकी सोच है, उसकी गलती नहीं है, वो जानबूझ के नहीं कर रहा, वही बात है उसकी वोकैबुलरी में नहीं है। राइट। तो उसे ऐसा लगता है कि मैं काम करके आया, हमने घर के सारे काम निपटाए, एक समय मेरी पार्टनर के साथ है, मेरी शारीरिक ज़रूरत है, हम वो कर रहे हैं, तो अब हमारा रिलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। पता चलता है कि अगले दिन उठ के उसका तो कच्चा चिट्ठा निकल गया 6 दिन का, क्योंकि वो सो गया। ठीक बात है। ठीक है, तो अब जब ऐसे वार्निंग्स आने लगे तो समझ लो कि अब आपको इसका टाइम बदलना पड़ेगा। आपको इसे दिन में करना है या फिर ऐसे समय में करना है कि उसके बाद आपके पास पावर हो, आप थक के वो ना कर रहे हो या थकने के लिए वो ना कर रहे हो, आप उसे चेरिश करने के लिए कर रहे हो, फिर ये कंप्लेंट नहीं आई। तो जिस तरीके से मतलब एक होता है ना कि कंफर्टेबल टाइम होता है, कि कुछ लोग कहते हैं कि यार नाइट में हमें बहुत अच्छा लगता है, कुछ कपल कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग बहुत अच्छा, तो सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है? ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है कि मेरे लिए और तुम्हारे लिए बेस्ट टाइम क्या होना चाहिए। देखो, हमारा एक एनर्जी लेवल है, जैसे शुगर पेशेंट्स हैं, थायराइड पेशेंट्स हैं, वो डे के एंड में नहीं करना चाहिए, उन्हें उनसे होगा नहीं। तो मॉर्निंग में पुरुषों का टेस्टोस्टेरॉन पीक पे होता है, तभी उन्हें मॉर्निंग वुड्स होते हैं, सुबह उठ के वो हैवी फील कर रहे होते हैं, वो इसलिए क्योंकि तब उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन पीक पर है। तो ऐसे समय पे करना, स्पेशली जिन्हें किसी भी तरीके की मेडिकल प्रॉब्लम है, उनके लिए अच्छा है। वो कपल्स जिनके बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं या रात को वो साथ सोते हैं, तो उनके लिए वो सुबह वाला वक्त अच्छा है। इसलिए कोई एक बुक नहीं है कि मैं फिक्स टाइम नहीं है हाँ। कि रात को करें या सुबह करें, तब करें जब आप अवेलेबल हो, कंफर्टेबल हो। ऐसे समय नहीं करना है कि बस ये करना होता है तो मतलब इट्स नॉट टिकिंग ऑफ द लिस्ट, वो ड्यूटी की तरफ नहीं होना चाहिए, करना चाहिए। नहीं तो वो आपको आज नहीं तो कल दलदल में धकेल रहा, और फिर आप रेडी रहना कि मेरे को ताने सुनने आ गए। तो एक जो है खासतौर से लोगों में आपके पास बहुत सारा सवाल आता ही होगा कि हमें अपनी टाइमिंग बढ़ानी है। हाँ। या जैसे जो लोग पोर्नोग्राफी देख के कि वो तो इतने टाइम तक करते हैं, मेरा तो बहुत जल्दी हो जाता है, तो ये कितने कॉमन क्वेश्चन है और इसका समाधान क्या है? हर वीडियो में, कल भी मैं एक वीडियो बना रही थी तो मैं ये बोल रही थी, भाई मेरे से ये सवाल अब 12 साल से लोग यही पूछ रहे हैं कि टाइम कैसे बढ़ाना है, टाइम कैसे बढ़ाना है। काश मैं कोई गोली आपके हाथ में थमा सकती कि ये ले लो और टाइम बढ़ा लो, ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा किसी भी डॉक्टर को बिठा के मुझे बता दो कि ये टाइम बढ़ाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जो आपका टाइम बढ़ाना इज़ अ गुड थिंग। बेड पे ज़्यादा समय बने रहना अच्छी बात है। अल्टीमेटली हम यही चाहते हैं ना कि हमें ज़्यादा वक्त मिले उस एक्ट में, उस फीलिंग में ज़्यादा समय मिले, तो अपने आप में ये एक अच्छी फीलिंग है। बट इसे बढ़ाने के लिए बहुत सारे एफर्ट हैं। सबसे पहले आपका दिल सुरक्षित होना चाहिए, आपकी नसें ठीक होनी चाहिए। तो अगर आपका ब्लड फ्लो अच्छा है, इसका मतलब है आपकी सांस नहीं फूल रही है, आप मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल पोजीशंस ले सकते हैं, तो अल्टीमेटली आपका वक्त बढ़ेगा। अगर आप ठूस के खाना और रात को करेंगे, बहुत हैवी होंगे, अल्कोहल बहुत ज़ोर से आपने पी रखी है, तो अल्टीमेटली वो जो आप जो भी कर रहे हैं वो आपके सेंस में है ही नहीं, तो आपकी बॉडी उसको प्लेजर या मज़ा वैसे भी नहीं दे रही है। बिल्कुल। तो टाइम बढ़ाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है अपनी शारीरिक हेल्थ पे काम करना। आपको आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपकी मसल्स एक्टिव होनी चाहिए, स्पेशली जो हम जनन अंगों की मसल्स कहते हैं, पेल्विक फ्लोर, उसके लिए पेल्विक फ्लोर स्ट्रेचेस हैं। आप जिम में जो भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। नाइट में आपके शुगर्स और कैलोरी इंटेक कम होना चाहिए, इसलिए हम बहुत सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स की बात करते हैं। शिलाजीत लीजिए, अश्वगंधा लीजिए, ये लीजिए, क्योंकि वो बैलेंस करता है। तो ये आप ले सकते हैं अगर आप साइड इफ़ेक्ट नहीं चाहते हैं तो। ठीक है, मेडिकल साइंस भी बहुत सारी दवाइयाँ देता है, जैसे आपके पास बहुत कॉमन व्याग्रा मिल जाएगी, आप टडाल्फिल के नाम से दवाइयाँ सुन लेंगे, कुछ भी ऐसा डिपॉक्सिटीन सुन लेंगे कि ये तो मिल जाती है, ऐसे केमिस्ट से जाके मांग लो, है ना, वो दे देता है, बढ़िया, सबको देगा वो।
और उससे उसकी कमाई भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत सस्ती आती है। 100-150 रुपए की दवाई है जिसपे 2 रुपए 3 रुपए का सॉल्ट है, तो वो बिक रहा है, ऑफ द टेबल भी बिक रहा है। बट बात यह है कि वो कहीं भी अगर आपके शरीर के अच्छे के लिए होता तो वो इतना सस्ता नहीं बिक रहा होता। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल। तो जो लोग पोर्नोग्राफी देख के या जो ऐसी फिल्में देख के जिनको ये होता है कि यार मुझे मेरा टाइमिंग कम है, या अपने आप को स्टड दिखाने के लिए कि मुझे तो लॉन्ग टाइम तक करना है, उसके लिए जो टैबलेट्स लेते हैं वो हमारी बॉडी के लिए कितनी हानिकारक रहती हैं? अगर आप उन्हें कभी कभी ले रहे हैं, जैसे आप 6 महीने में 3 महीने में कभी एक बार लेते हैं, तो उनका मेजरली एज सच जो नुकसान हो रहा है वो अगले दिन के साइड इफ़ेक्ट हैं। जैसे सुबह आपको वॉमिटिंग रहेगी, सर घूमेगा, हैंगओवर सा रहेगा, इरेक्शंस बार बार आएंगे, आप ना चाहते हुए भी परेशान होंगे। तो वो कुछ समय के लिए आपको साइड इफ़ेक्ट देगा और फिर वो बॉडी अडेप्ट कर लेगी, लॉन्ग टाइम तक नहीं रहता। लेकिन अगर आप रेगुलरली लेते हैं, जैसे आप अब इतना निर्भर हो गए हैं उन पे कि आपको लगता है मैं जब भी करूँगा मुझे तब चाहिए, तो कई लोग ऐसा होता है कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन उनको आदत बना लेते हैं। तो आप इस तरह की कोई भी दवाई बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के अगर रेगुलरली इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अब आपको उनकी ज़रूरत है, तो ये आपके शरीर का नेचुरल स्टेमिना ख़त्म कर देगा। तो एक जो खुद से आना चाहिए, जो शरीर खुद से देना चाहिए, वो ख़त्म हो जाएगा और धीरे धीरे वो दवाइयाँ भी काम करना बंद कर देंगी। तो सिर्फ आप एक खोखले पेड़ हैं जो सिर्फ नज़र आ रहा है, अंदर से कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये दवाइयाँ आपके नॉर्मल स्टेमिना को ख़त्म करेंगी। ये दवाइयाँ कहीं ना कहीं आपके दिमाग के ब्लड फ्लो को सारा जननांगों में लाती है और उसे बना के रखती है। तो जब ब्लड फ्लो बार बार आप नेचुरल सिस्टम के साथ खेलेंगे तो वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। जैसे एक पैक दारू के बाद वही एक पैक काम नहीं करता, क्योंकि आपने आदत डाली, अब आपको और बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाना समय के साथ बढ़ता जाएगा वो, राइट। तो जो लोग मतलब कई बार कुछ लोगों का ये कहना होता है कि हम पीने के बाद में जो है लॉन्ग टाइम तक कर पाते, तो उसका क्या रिलेशन होता है? उसका रिलेशन ये है कि पीने के बाद आप अपने विचारों को थोड़ा स्थगित कर देते हो। तो हम या तो तब पीते हैं जब हम बहुत एक्टिव होते हैं ना, भाई की लॉटरी लगी है तो आप पी रहे हो, एनिवर्सरी है, हैप्पी हो, आप पी रहे हो, ठीक है। तब आपके वैसे भी थॉट्स स्थगित हैं, आप अच्छा फील कर रहे हो, तो अगर आप तब पी रहे हो तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी में नहीं हो। लेकिन अगर आप पीते हो आउट ऑफ नेगेटिविटी, तो क्या होगा कि वो आपके विचार कम कर देगी। इसलिए बोलते हैं कि ड्रिंक एंड ड्राइव इज़ नॉट गुड, क्योंकि आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे अगर सामने कुछ आ जाएगा तो, क्योंकि आपका ब्रेन अब उतना एक्टिवली काम नहीं कर रहा है, तो आप नशे में हो। होगा क्या कि आपके सामने मान लो गाय भी आ गई या कुछ भी आ गया, तो आप एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि आप स्लो चल रहे हो। तो सिमिलरली उस समय आपके थॉट कम हो जाएंगे। थॉट कम हो जाएंगे तो आपको उस पर्टिकुलर पार्टनर को लेके नेगेटिविटी नहीं है, परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं है, आप बस वो कर रहे हो जो आपको करना है, आपने सोचा और आपने कर लिया। इसलिए लोगों को लगता है मेरा वक्त बढ़ गया, क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस में ब्रेक नहीं आता। आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो और वो स्टेमिना को कोई बढ़ा देता होगा, ब्लड फ्लो बेटर हो जाएगा, शारीरिक कैपेसिटी बेटर हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट बिकॉज आपका माइंड रेडी हो जाता है। कुछ लोगों को माइंड में ये रहता है कि करने से पहले आप कॉफ़ी पी लो या फिर चॉकलेट खा लो तो उससे बढ़ जाए, ऐसा कुछ होता है? ऐसा डेफिनेटली होता है, क्योंकि अगर आप डार्क चॉकलेट्स लेते हो या कॉफ़ी लेते हो तो वो आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट बढ़ा रही है, मतलब ऑक्सीडेशन तेज हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, ब्लड फ्लो ऊपर नीचे एक्टिव हो गया, तो अल्टीमेटली उस समय के लिए आपका शरीर ताकतवर या ताकत वाले जोन में आ जाता है। ऐसे कि जब हम मान लो सुबह हम को लड़ाई करने जा रहे हैं और उससे पहले आपने अच्छा खाना खाया है, बैलेंस्ड फूड खाया है, तो वहाँ पे आप दंगल में अच्छे से लड़ पाओगे। इट्स एज ईजी एज, जैसे वर्कआउट करने से पहले हम लेते हैं। तो इन दिनों देखा जा रहा है कि काफ़ी जो है सेक्स टॉयज़ की डिमांड काफ़ी बढ़ती जा रही है। पहले लोगों को इनके बारे में पता भी नहीं होता था, तो क्या वो उस चीज़ से कुछ एक्साइटमेंट आती है या समथिंग, किस लिए लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं? आजकल लोग सेक्स टॉयज सिर्फ एक्सपीरियंसेस के लिए कर रहे हैं, है ना। देखिए तो सही क्या चीज़ है ना। पहले तो होता ही नहीं था, और होता भी था तो हम हॉ करके, है ना, हम एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो आजकल ये चीज़ें देखो, इंडिया में वैसे लीगली इनको बेचना अभी भी अलाउड नहीं है। कोई भी डॉक्टर आपको सेक्स टॉय रेकमेंड नहीं करेगा, क्योंकि वो कपल्स के लिए नहीं है, ठीक है। वो कहीं भी आपके शरीर की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक मेंटल एक्साइटमेंट देने के लिए बने हुए हैं, राइट, ठीक है। उनका ज़्यादा यूज़ आपको आपकी नॉर्मल स्टिमुलेशन को परेशान करेगा। जैसे आजकल जो मास्टरबेटर्स आ गए हैं या फीमेल के लिए टॉयज़ आ गए हैं, उसके अंदर इतनी हाई डोज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वाइब्रेशंस हैं, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर, तो उस तरह की वाइब्रेशन एक नॉर्मल पुरुष महिला को वैसे भी नहीं दे सकता।
तो अगर आप उस लेवल तक उन टॉयज पे डिपेंडेंट हो जाओगे तो आपको कभी real सेटिस्फैक्शन sex कभी समझ ही फील ही नहीं नहीं आएगी। होगा, राइट। ठीक है, तो कोई भी डॉक्टर किसी भी नॉर्मल कपल को टॉय रेकमेंड नहीं करेगा अनटिलेस उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो या उसका पार्टनर इनएक्टिव हो कि भी नहीं कर सकता। तो आप बाहर तो नहीं जाना है तो बेटर ही है कि आप टॉयज के साथ निकालो, है ना। या आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे कई महिलाएं सेक्स से इतना डरती हैं कि शादीशुदा लाइफ में भी सेक्स को 5-5 10-10 साल हो जाते हैं। ठीक है, जिसे हम वैजिनिस्मस की प्रॉब्लम कहते हैं। तो वैजिनिस्मस की प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर आपको डायलेटर लिखता है या एक आर्टिफिशियल डिल्डो लिखता है कि आप उससे प्रैक्टिस करो, इससे आपका डर निकलेगा। वो आपको एड करने के लिए बनाए गए हैं, वो आपको मेडिकली यूज करने के लिए बनाए गए हैं, उससे मजे लेना या उसमें वाइब्रेशन आप डिपेंडेंट हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं। बट आजकल जो टॉयज हैं वो इस वैरायटी में है कि आप 50 साल तक बिना शादी के जी सकते हो। आपको वो सारे मजे देने के लिए बना हुआ है। हर बॉडी ऑर्गन का टॉय है आपके पास। एक चीज़ मैं देख रहा था कि एक दोस्त ने मुझे बताया कि इन दिनों जो है सेक्स डॉल का भी चलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो लोग हाँ जो सिंगल हैं वो, तो क्या एक जो ह्यूमन टच के साथ आपको जो फील आता है, जो एक प्लेजर मिलता है, क्या सेक्स डॉल के साथ वो सेम फील कर पाते हैं? डेफिनेटली नहीं। इसका आंसर मुझसे क्या, आप किसी से भी पूछोगे, डेफिनेटली नहीं। लेकिन इस तरीके की टेक्नोलॉजी आ गई है कि आपको ह्यूमन की ज़रूरत है ही नहीं। AI टेक्नोलॉजी आपको यही बोलना चाहता है कि तू स्टाफ रख के क्या कर रहा है, इससे पूछ ले। बिल्कुल, है ना, तू बड़ों से क्या पूछ रहे, मेरे से पूछ, मैं तेरे को सब बताता हूँ। बताता। तो वो ह्यूमन टच सब खत्म ही कर देंगे धीरे धीरे। आपको ये बोलेंगे टेक्नोलॉजी आपको सब देगा, प्लास्टिक आपको सब देने वाला है। तो कैसे वो फील आ सकती है? फील तब आती है जब थोड़ी, मैं आज भी याद करती हूँ जब मैं कामसूत्रा पढ़ा करती थी, उसमें कुछ कलाएं बात करी जाती हैं और वो कलाएं ऐसी हैं जैसे पत्र लिखने वाली बात है। तो कलाएं ऐसी कहती हैं कि वो जो नोक झोंक होती है पति पत्नी में, वो पास आता है, वो दूर करती है, वो साड़ी खोलना, वो एक दूसरे की आंखों में देखना, ये सब प्यार है। बिल्कुल। और ये आप कैसे भी नहीं डेवलप कर सकते। वो कहते हैं ना कि ना में ज़्यादा मजा है हाँ की बजाय। तो वो आप टॉयज को सिर्फ स्टैमिना देखोगे, फिर आप यही परेशान रहोगे, स्टैमिना स्टैमिना स्टैमिना, आप उसमें प्यार देख ही नहीं सकते। ठीक है, तो आजकल जैसे मतलब पहले जो हमारी अगर बात करें तो उस एज में हमें सेक्स एजुकेशन इतनी जल्दी नहीं मिलती थी, पता ही नहीं होता था। आजकल के बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी सब कुछ पता होता है। मैं एक स्कूल में गया था तो मैं देख रहा हूँ कि एक 2nd क्लास का बच्चा अपनी क्लासमेट को किस कर रहा। ठीक है, तो वो जो नॉलेज आ रही है वो कहीं ना कहीं खतरनाक भी है बच्चों के लिए। तो ऐसा मतलब कौन सा एज ग्रुप है जहाँ से बच्चों को सेक्स एजुकेशन देनी शुरू करनी चाहिए? ये टॉपिक्स तो ऐसे हैं कि मैं इन पे ना पता नहीं 10-10 12-12 साल बोल सकती हूँ। सेक्स एजुकेशन स्टार्ट फ्रॉम एज अर्ली यू फील योर चाइल्ड आस्क कि आप और मैं अलग कैसे हैं, मम्मा का वॉशरूम अलग क्यों है और पापा का वॉशरूम अलग क्यों। जिस उम्र में बच्चे ने ये पूछना शुरू कर दिया, वहीं से ही आपकी सेक्स एजुकेशन स्टार्ट। राइट। ठीक है, सबसे पहले ये बताइए कि कैसे पुरुष और महिला अलग है, फिर ये बताइए कि गुड टच बैड टच क्या है, फिर ये बताइए कि आपके शरीर में ऐसे कौन से अंग हैं जो कहीं ना कहीं जिसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, जिस पे सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। फिर उसे ये बताइए कि कैसे बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद पति और पत्नी के रिश्ते कैसे बेहतर होते हैं, प्यार की परिभाषा क्या है। सेक्स एजुकेशन यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। लोगों को लगता है सेक्स एजुकेशन वहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए कि कपड़े उतारने के बाद करते क्या है, उनका मतलब वही है। हाँ, सेक्स एजुकेशन वहाँ से स्टार्ट होती है कि पति पत्नी में ऐसा क्या खींचता है कि हम कपड़े उतारते हैं, वो क्या सिचुएशन होती है कि हम एक दूसरे से शर्म नहीं करते हैं। उस चीज़ को जब तक एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, उसे समझा नहीं पाएंगे, तब तक सेक्स एजुकेशन स्टार्ट ही नहीं कर सकते। राइट। ठीक है, वो जब वो बच्चा बोले कि मैं 8 साल में, 9 साल में, 10 साल में मेरे को अट्रैक्शन हो रहा है, जो आप 2 साल में किस करने की बात कर रहे हो 2nd क्लास में, जब वो अट्रैक्शन है तो उस अट्रैक्शन की परिभाषा सेक्स एजुकेशन है। उसे समझाना कि इस उम्र में आपके लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, ये अट्रैक्शन अब होते रहेंगे। राइट। इससे नहीं तो उससे होंगे और उससे नहीं तो होते ही रहेंगे, अब तो उम्र है। तो वो जब तक अट्रैक्शन, फिजिकल चेंजेस, अब आपकी ब्रेस्ट डेवलप होगी, अब ऐसा होगा, प्यूबिक हेयर्स आएंगे, ये जब तक आप नहीं बता रहे हो तब तक सेक्स एजुकेशन खोखला है।
उसे दिखाना खोखला है। उसके बाद आज तो सेक्स एजुकेशन में इतने और टॉपिक्स जुड़ गए हैं कि फीमेल की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रही है, आपके अंदर अगर फीमेल की तरफ अट्रैक्शन है तो आपकी जेंडर आइडेंटिटी क्या है, अगर आपको कोई ऐसा नज़र आता है जो पुरुष की तरफ अट्रैक्ट करता है तो उनसे डील कैसे करना है। लोग बुली करते हैं तो ये अपने आप को एक्सेप्ट कैसे करे, अगर आप महिला अट्रैक्ट हो रही हैं तो आपको एक्सेप्ट कैसे करना है, अगर आपको कोई भी पसंद नहीं आ रहा तो एक्सेप्ट कैसे करना है, सेक्सुअली बुली होने से कैसे बचना है। बिल्कुल है ना, कि तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है तो तू हल्का आदमी है, नकली, तेरे से सेट ही नहीं हो पा रही। हाँ, नकली है तू, तेरे से तो होता ही नहीं। तो ये बुली है, सेक्सुअली बुली है, मैं नहीं महसूस करता, वो मेरी लाइफ के और रीजंस हैं। इन सब पे बात होना बहुत ज़रूरी है। ये है सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन कपड़े उतार के कहाँ डालना है नहीं है। बिल्कुल। पहले लोग जैसे गे या लेस्बियन की बात होती थी, लोगों को पहले शायद पता भी नहीं होता था कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। तो अब कहीं ना कहीं लोग जैसे ट्रांस वुमन है, तो क्या एक नॉर्मल बंदे को उसकी तरफ अट्रैक्शन हो सकता है जिसको ये भी पता हो कि ये पहले लड़का था और बाद में ट्रांस करके ट्रांस वुमन बना? बिल्कुल। आपको लगता है कि बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट हैं जहाँ ट्रांसजेंडर्स, जिन्हें हम छक्के कहेंगे या हम ऐसे कहेंगे, उन सब के साथ रेप्स एक नॉर्मल फीमेल के कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। अच्छा जी, क्योंकि वो कंसीव नहीं कर सकते, शरीर है ना। तो कितने ऐसे पॉडकास्ट हैं जो वो बोलते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है कि हम ये भी काम कर रहे हैं और हमें ये भी इस तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। फैंटेसी है, ट्रांसजेंडर फैंटेसी। लोग ऐसी महिलाओं की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फीमेल्स। तो साइकोलॉजी के तो हर तरह का रूप है। आपको हमें तुम्हें पता नहीं है, हमारी बुक्स ही बेचारी ख़त्म हो गई हैं। बिल्कुल। जब मेरे पास ऐसे केसेस आए तो मेरे को ये लगा शिट, मैंने ये पढ़ा नहीं। बट फिर मैंने जब पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि ये तो इससे भी बियॉन्ड है। फैंटेसीज के तो इतने रूप हैं कि आप नहीं समझ सकते। एक ऐसी फैंटेसी है कि आप अपनी झूठी प्लेट किसी को भेजें तो वो उससे स्टिमुलेशन ले रहा है आदमी। एक बार मैंने एक पॉडकास्ट में भी, मैं अभी का पॉडकास्ट देख रहा था, तब किसी ने अपना बताया था कि कोई अपने वाइफ की सॉक्स सूंघ कर भी प्लेजर ले रहे हैं। तो वो फैंटेसीज, इससे भी बहुत और रूप हैं जिनको हम ओपनली नहीं बोल सकते। आपका और मेरा चैनल स्ट्राइक मार जाएगा। ऐसी चीज़ें और ये हैं। और सोचो, जो जिनको ये है वो हेल्प ही नहीं, हम बोल नहीं पा रहे तो वो हेल्प लेने कहाँ जाएगा। उसे पता ही नहीं है मेरे को ये बताना किसे है। वो शादी कर लेते हैं, वो बच्चे कर लेते हैं और उनकी वाइफ सिर्फ स्ट्रगल कर रही होती हैं। दोनों की लाइफ बर्बाद होती है क्योंकि हम फैंटेसीज को समझ ही नहीं पा रहे। क्रॉस ड्रेसिंग की फैंटेसीज हैं। पति पत्नी बनना चाहता है, पत्नी पति बनना चाहती है और वैसे ही सेक्स करना चाहते हैं। आप कहाँ, आपसे नॉर्मल ही नहीं हो रहा बच्चों के साथ, तो वो फैंटेसी में रहकर करना अपने आप में कितना बड़ा स्ट्रगल है। राइट। तो ये बहुत, आपको लग रहा है ये केसेस 100 में 1 होते होंगे, 100 में से 50 हैं ये केसेस। अभी एक आप भी जानते होंगे जो संजय बांगड़ के जो बेटे हैं आर्यन, वो उन्होंने ट्रांसजेंडर बने। हाँ। तो उसके बाद में उन्होंने बताया था कि एक बहुत बड़े क्रिकेटर ने जो इंडिया टीम में भी रहा है, उन्होंने मतलब जो ट्रांस होने के बाद, ऑपरेशन होने के बाद, उन्हें अप्रोच किया सेक्स के लिए और अपनी पेनिस की फ़ोटो तक उनको भेजी। डेफिनेटली है, वही बात है। आंखें बंद करने से या ये मानने से ये होता ही नहीं होगा। आप सिर्फ खुद के साथ छल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। खोलो, उठो, आगे बढ़ो और समझो कि मैं उसमें घुस नहीं रहा हूँ, मैं उसको ठीक नहीं कर रहा हूँ। मैं जाके अब उस क्रिकेटर को कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि ऐसा होगा। मेरे को 10 लोगों में जाके चीखने से, वो तो मेरा काम है कि मैं चीख रही हूँ। अदरवाइज सबसे पहला धर्म मेरा ये है कि मेरे से जुड़े लोगों को मैं इस टॉपिक पे भी उसी प्रकार एडुकेट करूँ जैसे मैं खाना पीना, सोना, चद्दरें, साफ सफाई के बारे में एडुकेट करती हूँ कि ये मत खाया करो, ऐसे किया करो। ये ऐसा ही टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि मैं दुनिया नहीं बदल सकती, मैं अपने आसपास के 4 लोगों को कॉन्शियस डिसीजन ऑफ सेक्स दे सकती हूँ। इन दिनों कुछ नए वर्ड्स आ रहे हैं जो लोग जिसको लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं। इन दिनों एक सुनने में आ रहा है कि एसेक्सुअल। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअल में है क्या। ये तो LGBTQIA में है, ये तो उस डेफिनेशन में ही आ गया, नया शब्द नहीं है। एक समय था LGBTQ था, अब IA+++ हो गया है। कुछ ऐसे हैं जो हमें भी नई बार सुनने में मिलते हैं।
एसेक्सुअलिटी एक ऐसा जेंडर आइडेंटिटी है जहां आपको किसी भी प्रकार का सेक्स संतुष्टि नहीं देता, आपको किसी का छूना भी पसंद नहीं आता। ऐसे लोग एसेक्सुअल होते हैं। लोगों को ये समझ नहीं आता है, उन्हें लगता है विद द टाइम हो जाएगा, वो शादी भी कर लेते हैं, वो किसी के साथ रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं और फिर उनका पार्टनर स्ट्रगल कर रहा होता है। क्यों? अब मैं नहीं बोलती कि शादी के बाद पति का सेक्स मांगना गलत है या उसके लिए बात करना गलत है, बट सोचो आप किसी ऐसे इंसान के साथ शादीशुदा हो जो कहता, जो उसे पता ही नहीं है वो एसेक्सुअल है, बस वो बोलता है मेरा मन नहीं है, मैं करना नहीं चाहता, और वो आपको दे भी रहा है तो भीख की तरह दे रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो वो अपने आप में एक चैलेंज है। उनको पता कैसे चलता है कि हम इस सब के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं। एसेक्सुअलिटी, पैनसेक्सुअलिटी, आप लेस्बियन हैं, आप इन सब के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं जो आपकी जेंडर आइडेंटिटी बताते हैं, जो आपको हेल्प करेंगे। अब जो इतने बड़े बड़े लोग अपना ट्रांस ऑपरेशन करा रहे हैं, आपको क्या लगता है वो आते होंगे, फॉर्म भरते होंगे, पैसा देते होंगे और हो जाता होगा? पहले उनको चेक किया जाता है कि क्या ये रेडी भी है उसके लिए, क्योंकि 12-12 महीने हार्मोनल इंजेक्शंस चलते हैं। आप एक किसी के शरीर में उसके शरीर के ऑपोजिट हार्मोन डालते हो कि उसके बाल आने लगे, उसकी दाढ़ी आने लगे, उसके बाल बढ़ने लगे, तो उस सब के लिए मानसिक तौर पे तैयार होना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो उसके लिए पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, उसका पर्चा बनेगा, वो 10 लोग टेस्ट करेंगे, फिर प्रोसीजर स्टार्ट। तो अभी अगर कोई कपल है, शादीशुदा है, उसमें से अगर कोई जैसे वाइफ है, वो कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार बहुत करती हूँ लेकिन मैं सेक्स नहीं करना चाहती, तो क्या वो रिलेशन लॉन्ग टाइम तक टिक सकता है? टिक सकता है अगर दोनों पार्टनर्स एक्सेप्ट कर लें जो हो रहा है और सिर्फ सेक्स को ही इंटीमेसी ना माने और फॉर्म्स ऑफ इंटीमेसी ट्राई करें। वो सेक्स नहीं देना चाहती लेकिन अपने पार्टनर को सेक्स करने में मे बी थ्रू सम टॉयज या समथिंग हेल्प कर सकती है। अगर वो ये भी कर रही है तो रिश्ता चल जाएगा। हम किसी की नीड को ये नहीं बोल सकते कि मेरे को भूख नहीं लगी तो तेरे को भी नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, तू चल ढाबे पे मेरे साथ, मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरे को अर्ज नहीं है, बट मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, वो प्रायोरिटी है तो चल जाएगा। लेकिन अगर कोई ये बोले कि तू देख ले भाई, तू बाहर जाके कर ले, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आज नहीं तो कल वो खोखला है, टूटेगा। ठीक है, एक लेडी है, उन्होंने क्वेश्चन बताया था कि उनके जो हस्बैंड है, ठीक है, उनके साथ मतलब जब फिजिकल इंटीमेट होते हैं तो वो सेफ्टी यूज़ नहीं करते, ठीक है, जिसकी वजह से बार बार वो प्रेग्नेंट होती हैं, बार बार अबॉर्शन होता है और बार बार होने की वजह से उसको कैंसर भी हो गया। तो क्या वो हस्बैंड एक्चुअल में उससे प्यार करता है? अपने आप में बहुत विचार वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जो अपने पार्टनर को सफ़र करवा रहा है सिर्फ अपनी नीड्स के लिए, तो मुझे नहीं लगता वो प्यार है, वो हैवानियत है शायद। एक ऐसी चीज़ जो एक ऐसे इंसान पे गुजर रही है जो आपकी नीड्स को समझता है, जो आपसे प्रेम कर रहा है, उसके साथ ये नहीं होना चाहिए। और जिसने ये सहा है उसे भी कहीं ना कहीं पावर की ज़रूरत थी, उसे तभी खड़ा हो जाना चाहिए था जब उसके साथ ही गुजर रहा था, बोलना चाहिए था, शायद बताना चाहिए था। तो प्यार का मतलब देना है ही नहीं, प्यार का मतलब सिर्फ छीनना है ही नहीं। प्यार का मतलब है तुम मेरे साथ चलो और तुम वो बनो जो तुम नहीं हो। तो ग्रोथ है प्यार, सपोर्ट है प्यार, सेक्स है नहीं प्यार। ठीक है, बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन ये रहता है, जैसे कॉन्डोम्स आते हैं वो फ्लेवर्ड आते हैं, जैसे चॉकलेटी है या समथिंग कुछ और है, तो उसका क्या रीज़न है? जो भी फ्लेवर्ड कॉन्डम्स हैं वो ओरल सेक्स के लिए बने हैं, ओरल संतुष्टि के लिए बने हैं, वो नॉर्मल सेक्स के लिए नहीं है। ठीक है, उनको आप पढ़ें तो उसमें भी लिखा है कि ऑल द फ्लेवर्ड कॉन्डम्स आर फॉर ओरल्स ओनली। उससे आप अपने जनानंगों पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, उससे एलर्जीज होंगी और वो उसके लिए है ही नहीं। तो इवन अगर आप बिना फ्लेवर के कॉन्डम यूज़ कर रहे हो, जैसे जो नॉर्मल लेटेक्स आते हैं, गवर्नमेंट दे रही है या जो भी है, वो ओरल के लिए नहीं है। तो उसके अंदर वो ऐसा ऑयल है, लेटेक्स के हैं, वो आपको ओरल प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, तो उसको फिर आपने उसके लिए नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो किस होता है कि मेरे पार्टनर को तो किस करना आता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है। हाँ। ठीक है, तो कोई कहता है कि फ्रेंच किस होता है, ये किस होता है, मतलब कौन से कैसे कैसे किस होते हैं और सबसे बेस्ट किस अगर होता है तो कौन सा होता है? ये भी मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में भी कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है या कोई ऐसी बुक नहीं लिखी है ऑन टाइप्स ऑफ किसेस। तो अब जब आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ हैं और आप अपने लिप्स के साथ प्ले करना चाहते हैं तो उसको हम फ्रेंच किस या डीप किस का नाम देना चाहते हैं, क्योंकि हम कोई नाम देना चाह रहे हैं किसी चीज़ को।
सबसे अच्छा किस वो है जिसमें आप इन्वॉल्व हो, आप उसे सिर्फ लेने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप उसमें इवन चाहे यहाँ पे है, किसी भी एरिया में है, अगर आप उसको इन्वॉल्व होके कर रहे हो, आप उससे ज़बरदस्ती नहीं है और उसे किसी गहराई तक पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मेरे को तो गले तक पहुँचना है, मुझे टीथ तक जाना है, मुझे ऐसे करना है, वो सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है। किस कभी भी प्यार को प्रूव करने का मेथड नहीं है, किस इज़ अ स्टार्टर, राइट। ठीक है, तो वो किसी भी फॉर्म में हो, वो स्टार्टर होना चाहिए और वो खाने में अच्छा होना चाहिए, उसका टेस्ट आना चाहिए, तो वो मज़ेदार होना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ किसेस तो हो सकता है नेक किस हो, पेकिंग किस हो, हैंड किसेस हो, सो मैनी वर्ड्स, बट अल्टीमेटली किस हैज़ टू बी किस। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें किस पसंद नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, बस वो स्टार्टर नहीं खाना चाहते। राइट। अगर अपने पार्टनर के आप जी पॉइंट को पहचानना चाहते हैं, कैसे पता लगे कि कौन सा किस जगह है, कैसे पता चलेगा उस चीज़ का? हर किसी में जी पॉइंट एक्टिव नहीं होता, और हर फीमेल का जी पॉइंट आप ढूंढ लोगे ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फीमेल को ही नहीं पता होता, ठीक है। तो जी पॉइंट इज बेसिकली वजाना की अपर वॉल में कहीं है, वो एक ऐसा एरिया है जहाँ नर्व सप्लाई सबसे ज़्यादा है, और ये ऐसा नहीं है कि मैं डायग्राम में समझाऊंगी तो एक ही जगह पे सबका मिल जाएगा, डिफरेंट हो सकता है, और ये एक्सप्लोर करने से आएगा। आप रेगुलरली कॉन्सेंशुअली सेक्स करेंगे, उसे ट्राई करते रहेंगे, देन डेफिनेटली यू विल फाइंड अ स्पॉट वेयर योर पार्टनर एंजॉयज द मोस्ट। तो वो कहीं ना कहीं आप उसे जी स्पॉट दे सकते हो। साइंस जी स्पॉट की डेफिनेशन को ही नकारती है, कई एरियाज में जी स्पॉट को वैलिड ही नहीं माना जाता, बट अल्टीमेटली जहाँ सबसे ज़्यादा प्लेजर है टूवर्ड्स द अपर वॉल, तो उसे हम जी स्पॉट कहते हैं। ठीक है। तो नेहा जी, हमने इतने सारे टॉपिक्स पे बात की, हमारे दर्शकों को मैं उम्मीद करता हूँ कि जो उनके जहन में जो सवाल घूम रहे होंगे उनका जवाब आज उनको मिला होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर पॉडकास्ट। आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। ऐसे करते रहिए, हार्ट्स को ओपन करें। आई थिंक आपकी ये कोशिश बहुत सारे हार्ट्स को एक एनर्जी देगी, ताकि वो खुल के हर चीज़ एक्सेप्ट करे और अपने दिल को इतना बड़ा कर सके कि आने वाली प्रॉब्लम्स उसे बंद ना करे। बोलते मेरा दिल बहुत छोटा है ना, कई लोग कहते हैं दिल बहुत छोटा है, मेरे से नहीं सहा जाता। दिल बड़ा करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके दिल में इतनी एनर्जी है कि आप उसे बांट सकते हैं। तो अगर आप उसे बंद कर लेंगे तो कोई भी बदलाव, कोई भी नई चीज़ नहीं डाल पाएंगे। सो ऑलवेज हैव एन ओपन हार्ट विद समीर। थैंक यू सो मच। जो हमारे दर्शक हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, लास्ट मैसेज? मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि प्यार आपसे ही शुरू होगा, आपको ही प्यार समझना पड़ेगा, और प्यार के बहुत रूप हैं। बस ये मान लेना कि मुझे प्यार में रहना है, अपने आप में एक जीत है। महसूस करें, हर शख्स से, हर इंसान से, हर जीव से आप प्यार पा सकते हैं। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ नेहा जी, और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके जहन में अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि हम उनको कवर कर पाएँ। और अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो सेक्सुअल से रिलेटेड है या रिलेशनशिप से रिलेटेड है, और आप डॉक्टर नेहा मैम से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहते हैं या उनका सेशन लेना चाहते हैं, तो मैं मैम का कॉन्टैक्ट नंबर प्लस उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूं। तो आप उनसे कांटेक्ट करके डायरेक्ट आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम है आप उनसे डायरेक्ट मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट एपिसोड में आप किसे देखना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए समय समय पर अलग अलग तरह के पॉडकास्ट लेकर आते रहते हैं। थैंक यू।